AE-15 हिंदी ग्रीन डुअल ब्लेड राक्षसों की पहली लहर का सफाया होने के साथ लिंग मेंगलू ने अंततः जमीन पर अपना सरनी गठन पूरा कर लिया। एक शानदार सुनहरी रोशनी आसमान में फैल गई, जिसने काले बादलों को दूर कर दिया और सूरज की रोशनी नीचे की ओर आई, जो जमीन पर मौजूद समूह के साथ मिलकर 10 मीटर व्यास का एक क्षेत्र बना जिसने उन तीनों को घेर लिया। लान कोन कोन के भक्षण क्षेत्र के चारों ओर सुनहरे प्रकाश के धब्बे स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे और उसकी आध्यात्मिक शक्ति पुनर्प्राप्ति की गति भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई। हरे दोहरे ब्लेड वाले राक्षसों की पहली लहर के विनाश के बाद दुश्मनों की एक दूसरी लहर दूर क्षितिज पर फिर से उभर आई थी। उनकी संख्या लगभग उतनी ही थी जितनी पिछली हरे दोहरे ब्लेड वाले राक्षसों की थी, लेकिन ये प्रतिद्वंद्वी ज्यादा ताकतवर थे और उनकी आकृतियां कुछ हद तक मानवीय थीं। उनकी त्वचा पर हल्का सा लाल रंग दिखाई दे रहा था और वे उस ढलान की ओर झुंड में बढ़ रहे थे जहां हमारी तिकड़ी थी। विक्षिप्त राक्षस। तीसरी श्रेणी के विक्षिप्त राक्षस राक्षस जाति के पदानुक्रम में वे उग्र जाति के थे। उनके हाथ तीखे कांटों जैसे थे और उनके अन्य अंग मानव जैसे थे। उनकी गति हरे दोहरे ब्लेड वाले राक्षसों से कम नहीं थी, लेकिन वे स्पष्ट रूप से अधिक क्रूर थे। पिछली परीक्षा के दौरान भी उनका सामना उन्मत्त राक्षसों से हुआ था, लेकिन उस समय उन्मत्त राक्षसों ने उग्र जनजाति के अधिक उन्नत सदस्यों का पीछा किया था और उनकी संख्या कहीं भी इतनी अधिक नहीं थी। यह 1000 से अधिक तीसरे रैंक दुश्मन है। इस बार पिछली बार से काफी अलग लग रहा है, बहुत ज्यादा है। अगर टीम के पास कोई जादूगर नहीं है तो दूसरी लहर का विरोध करना मुश्किल होगा। जादूगर के साथ भी यह एक चुनौती होगी। अंत में ये खपत हमें मार डालेगी, लिंग मेंगलू ने कुछ गंभीर भाव से कहा। तीसरी रैंक और दूसरी रैंक पूरी तरह से अलग अवधारणाएं थीं। उदाहरण के लिए तीसरी श्रेणी का जादू दूसरी श्रेणी के दानव कबीले को आसानी से कुचल सकता है, जैसे उनके शरीर जल्दी ही नष्ट हो गए थे। आकर्षक पहलू ये था कि हरे दोहरे ब्लेड वाले दानवों की रक्षा कमजोर थी, जिससे रक्षा की बजाय शक्ति पर जोर दिया गया। लेकिन उग्र दानव अलग थे, क्योंकि तीसरी श्रेणी के दानव कबीले के बीच उनके पास आक्रमण और रक्षा दोनों में संतुलित शक्ति थी। भले ही लॉन ग्रांग का तीसरी श्रेणी का विस्फोटक अग्नि गोला शक्तिशाली था, फिर भी वह इन विरोधियों को उतनी आसानी से नष्ट नहीं कर पाता जितना कि उसने हरे दोहरे ब्लेड वाले दानवों को किया था। डांग, तुम्हारे क्या विचार हैं? क्या हमें बड़ा दांव लगाना चाहिए या सुरक्षित खेलना चाहिए? लिंग मेंगलू ने सक्रियता से पूछा। पहले सावधानी से खेलते हैं। युद्ध प्रशिक्षण मुख्यतः हमारी व्यावहारिक क्षमताओं को निखारने के बारे में है। हम आमतौर पर इतनी बड़ी संख्या में दुश्मनों का सामना नहीं कर पाते। मुझे लगता है कि हम कुछ और तरीके आजमा सकते हैं। उन्हें पास आने दो, मैं पहले एक दूरी से हमला करूंगा, फिर हम नजदीकी लड़ाई की ओर बढ़ेंगे। कोन हमारी रक्षा करना सुनिश्चित करो, लॉन डांग ने गहरी आवाज में कहा। लॉन कोन का मुंह थोड़ा सा फड़क उठा। तुम सचमुच मुझ पर भरोसा करते हो? तुम्हें कितने दुश्मन दिखते हैं? खुद पर विश्वास रखो, लॉन डांग ने सपाट लहजे में जवाब दिया। लॉन कोन ने अपनी आंखें घुमाई। क्या मेरा उत्तर उत्कृष्ट और संयमित होना चाहिए? जरूर। दोनों के बीच ये बातचीत देखकर लिंग मेंगलू खिलखिलाकर हंसी, सिर हिलाया और बेबसी से बोली, तो चलो बारी बारी से हमला करते हैं। डांग लंबी दूरी के हमलों को संभालेगा और मैं मध्यम दूरी के हमलों को। हम दोनों मिलकर नजदीकी हमलों से निपटेंगे। पागल राक्षस तेजी से भागे, पलक झपकते ही 300 मीटर की दूरी तक पहुंच गए। लॉन डांग के साधना स्तर के कारण वे उसके जादुई हमले की सीमा में थे। हालांकि जितनी दूरी होगी उतनी ही अधिक आध्यात्मिक शक्ति खर्च होगी। अगर वे और करीब आएंगे तो यह और भी प्रभावी होगा। लेकिन तभी उन तीनों पर भय का भाव छा गया। लगभग एक ही समय पर वे बोल पड़े, सावधान। धुंधली भूतिया आकृतियां टिमटिमाऊ थीं और एक ब्लेड की नुकीली धार अचानक उनके गले पर जा लगी। ग्राउंड क्रॉलर जनजाति के अदृश्य लर्कर्स प्रकट हो गए थे, दानव जनजाति के चौथे दर्जे के। जैसे ही उन्मत्त दानव सेना उनकी ओर बढ़ी, ग्राउंड क्रॉलर जनजाति के अदृश्य लर्कर्स ने उन पर हमला करने का मौका गंवा दिया। मानो दानव जनजाति के किसी सेनापति ने उनकी रणनीति का अंदाजा लगा लिया हो। इन लर्कर्स को खास तौर पर उन पर हमला करने के लिए भेजा गया था। लॉन डांग ने सबसे तेज प्रतिक्रिया दी। उसकी छाती सफेद चमक उठी और प्रकाश की एक किरण लिंग मेंगलू पर हमला कर रहे अदृश्य लर्कर की ओर खींची। पवित्र विपथन आत्मा भट्टी का एक विकसित कौशल पुनर्निर्देशन सिर्फ आक्रामकता पैदा करने के बजाय ये दुश्मनों को उपयोगकर्ता की ओर खींच सकता है, जो कम साधना स्तर वाले विरोधियों के खिलाफ विशेष रूप से प्रभावी साबित होता है।
इसके साथ ही उसने अपने दाहिने हाथ में एस्टोक उठाया ताकि उस पर हमला करने वाले अदृश्य लरकर को रोका जा सके। दूसरी ओर लॉन कोनकॉन्ग ने प्रतिद्वंद्वी के हमले से बचने के लिए अपने शरीर को बगल की ओर मोड़ते हुए अपने बड़े चचेरे भाई को ढाल दिया। धमाका! अदृश्य लरकर जो उसके पीछे पड़ा था ने उसके हाथ में पकड़ी ढाल पर वार किया। तुरंत ढाल सुनहरी रोशनी में चमक उठी। दिव्य रक्षा सामरिक अवरोध, प्रकाश का बदला। लॉन कोनकोन की छाती पर भक्षण करने वाले क्षेत्र से आने वाली रोशनी बहुत तीव्र हो गई, जिसके कारण अदृश्य लरकर की गति स्पष्ट रूप से सुस्त हो गई, मानो कोई मक्खी जाल में फंस गई हो। लॉन कोनकोन फिर आगे बढ़ा और शील्ड ब्लॉक काउंटर शॉक लगाया। टक्कर का फायदा उठाते हुए शील्ड ने अदृश्य लरकर पर जोर से वार किया, जिससे वह लॉन डांगडांग के सामने खड़े दो अदृश्य लरकरों की ओर उछल गया। जैसे ही लॉन डांगडांग ने अपने दाहिने हाथ में एस्टोक से हमले को रोका, उसने साथ ही अपने बाएं हाथ में एक शूरवीर की तलवार उठाए और उसे जमीन में गाड़ दिया। जैसे ही लॉन कोनकॉन्ग ने अदृश्य लरकर को उस पर फेंका, उसने पनिशर नाइट का हुनर राइजिंग स्काई एरे फॉर्मेशन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जमीन से एक गोलाकार आकार में चमकदार सुनहरी रोशनी फूट पड़ी, जिससे तीनों अदृश्य लरकर आसमान में उड़ गए। अगले ही पल लॉन डांगडांग के दो हाथ वाले एस्टोक से तरल आध्यात्मिक शक्ति द्वारा समर्थित तेजस्वी सुनहरी बिजली के विस्फोट हवा में उभरे और तीनों अदृश्य लरकरों को ढक लिया। अदृश्य लरकर भी ऐसे जीव थे जो रक्षा की बजाय आक्रमण को प्राथमिकता देते थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता अदृश्यता थी और एक बार यह टूट जाने पर उनकी विनाशकारी क्षमताएं मुश्किल से ही सामने आ पाती थीं। चौथे और पांचवें रैंक के बीच के अंतर की तो बात ही छोड़ दीजिए। आखिरकार लॉन डांगडांग कोई आम पांचवें रैंक का प्राणी नहीं था। उससे भी तेजी से खत्म हुई। शुरू से अंत तक लिंग मेंगलू ने कोई हिस्सा नहीं लिया और लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी थी। लिंग मेंगलू को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि लॉन डांगडांग और लॉन कोनकॉन के बीच एक अदृश्य मौन समझौता था। हालांकि लॉन कोनकॉन काफी कमजोर था, फिर भी उसने अदृश्य लरकर का, जो चौथे रैंक पर था, सामना किया और एक सुरक्षा शूरवीर के रूप में अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभाया। इस समय गहन मंत्रोच्चार भी हुआ। अग्नि ड्रैगन डांगडांग और पवन ड्रैगन डांगडांग अलग हो गए और लांग डांगडांग के दोनों ओर प्रकट हो गए। लॉन डांगडांग के मुख्य शरीर ने दोनों हाथों में तलवार पकड़ी हुई थी और उसकी छाती में स्थित आत्मा की भट्टी में एक परिवर्तन हुआ था। कमल के फूलों की तरह फैले सफेद प्रभामंडल की परतें उसके तीनों शरीरों को ढांक रही थीं। मुख्य शरीर सबसे आगे था, जबकि पवन ड्रैगन डांगडांग और अग्नि ड्रैगन डांगडांग पीछे थे और दोनों अलग अलग मंत्रों का जाप कर रहे थे। मल्टीटास्किंग, लिंग मेंगलू ने धीरे से कहा। इस आदमी के पास अभी भी कोई छुपी हुई तरकीबें हैं क्या? पिछली बार लॉन डांगडांग ने भी संयुक्त जादू का इस्तेमाल किया था, लेकिन हर क्लोन अलग अलग मंत्र जप रहा था, इसलिए इसमें काफी समय लगा। हालांकि इस बार वायु और अग्नि गुणों वाले क्लोन एक साथ मंत्र जप रहे थे और मंत्र स्पष्ट रूप से अलग थे। ये स्पष्ट रूप से उच्च स्तरीय जादूगरों की बहुकार्य क्षमता थी। आमतौर पर जादूगर एक ही समय में मंत्र जपते और जादू करते हैं, लेकिन वह अपने क्लोनों का इस्तेमाल एक साथ मंत्र जपने के लिए कर रहा था। हालांकि उन्होंने ग्राउंड क्रोलर जनजाति के अदृश्य छुपे हुए राक्षसों को सफलतापूर्वक मार गिराया, फिर भी तीनों छुपे हुए राक्षसों ने अपना समय बर्बाद कर दिया और रैबिट डेमन लीजन ने दूरी और 100 मीटर कम कर दी, जिससे ढलान पर केवल 200 मीटर की दूरी रह गई। अग्रणी छुपे हुए राक्षसों की आंखें खून से लाल हो गई थीं। उन्मत्त पागल राक्षसों की गति तेजी से बढ़ गई और वे उन्मत्त होकर उनकी दिशा में हमला करने लगे। लिंग मेंगलू ने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, उसने जादुई छड़ी थाम रखी थी और दूर से ही उन्मत्त राक्षसों को घूर रही थी। पिछली बार उसे और लॉन डांगडांग को अत्यधिक क्षय रोग हो गया था। इस बार दुश्मन संख्याबल से जीतता हुआ दिख रहा था, इसलिए निरंतर युद्ध के लिए सहनशक्ति अनिवार्य रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो गई थी। एक दिव्य आशीर्वाद सक्रिय हुआ, जो उस पवित्र आत्मा संरक्षण पर पड़ा जिसे लॉन डांगडांग ने दिव्य कमल आत्मा भट्टी से प्रज्वलित किया था। लॉन डांगडांग और क्लोन दोनों एक हल्की सुनहरी चमक से ढक गए। गहन अंधकार के गुण को छोड़कर बाकी सब कुछ दिव्य आशीर्वाद से और भी बढ़ जाएगा। लिंग मेंगलू द्वारा डाला गया दिव्य आशीर्वाद एक तरल पदार्थ की तरह था, जो लॉन डांगडांग के शरीर में प्रवेश कर उसके विभिन्न गुणों को बढ़ा रहा था। 150 मीटर, 130 मीटर, लिंग मेंगलू का जादुई डंडा ऊपर उठा लिया गया था। एक पुजारी होने के नाते वह निश्चित रूप से युद्ध में सर्वश्रेष्ठ नहीं थी, लेकिन एक देवी के रूप में, यहां तक कि एक पुजारी होने के नाते भी, उसकी युद्ध शक्ति बिल्कुल कमजोर नहीं थी। तभी लांग डांगडांग के क्लोनों के मंत्र अंततः पूरे हो गए।
तेज हवाएं चली और भीषण आग भड़क उठी। नीली और लाल रोशनी उसके सामने बेतहाशा एकत्रित हो गई। हवा आग को और भड़का रही थी और एक क्षण में 5 मीटर से अधिक व्यास वाला एक विशाल वायु और अग्नि चक्र बन गया। लॉन्ग डांग के तीनों रूप एक हो गए। उसने अपनी शूरवीर तलवार की जगह जादुई छड़ी ले ली और नीचे की ओर इशारा किया, जाओ। हवा और आग प्रणाली, हवा और आग पहिया के 5वें रैंक संयोजन जादू। सीटी बजाती हवा की धीमी गुनगुनाहट के साथ घूमते हुए छोटे सूर्य की तरह वायु और अग्नि चक्र सीधे उस पागल राक्षस जनजाति की ओर बढ़ गया जो 100 मीटर दूर से हमला कर रही थी। जब यह उन्मत्त दानव सेना से टकराया तो एक जोरदार धमाका हुआ जिससे बड़ी संख्या में उन्मत्त दानव भड़क उठे और उन्होंने अपना जीवन नष्ट करना शुरू कर दिया। वायु की शक्ति मुख्यतः अग्नि को बढ़ाने के लिए थी, लेकिन अग्नि का विस्फोट अत्यंत घातक था। जब अग्नि चक्र शत्रु दल में घुसा तो उसने अग्नि तरंगों के छल्ले बनाए। जिन विक्षिप्त राक्षसों ने सीधे अग्नि चक्र को मारा, उनके शरीर तुरंत राख में बदल गए और जो अग्नि तरंगों की चपेट में आ गए, वे आग में जलकर तड़पने लगे। लेकिन ये कहना जरूरी था कि उन्मत्त राक्षस पूरी तरह से पागल थे। अगर उनके शरीर में आग भी लगा दी जाए तो भी वे ढलान की ओर हमले जारी रखेंगे। जब लॉन्ग डांग ने ज़ितियानवु के साथ पहली बार जादू सीखा था तो वह शुरू में संयोजन जादू का उपयोग करने में असमर्थ क्यों था, इसका कारण अनोखा था। हालांकि उसके पास कई गुण प्रतिभाएं थीं, फिर भी अजीब बात यह थी कि अलग अलग गुणों को अलग अलग क्लोनों के माध्यम से निर्देशित करने की आवश्यकता होती थी। अर्थात हालांकि उसका मूल शरीर प्रकाश गुण वाला था, वह अन्य तत्वों की क्षमताओं को तब तक नहीं बुला सकता था जब तक कि वह पूरी तरह से उस गुण में परिवर्तित न हो जाए, लेकिन परिवर्तन के बाद वह प्रकाश गुण का उपयोग नहीं कर सकता था। क्लोनों के उपयोग में निपुणता प्राप्त करने के बाद ही वह इन क्षमताओं का बारी बारी से मंत्रोच्चार के माध्यम से थोड़ा थोड़ा उपयोग कर सका। क्लियर मून वास्ट ओशन स्पिरिट फनेस ने उससे जो सबसे महत्वपूर्ण लाभ दिया वह कोई मर्स्ट स्पिरिट फनेस नहीं था, बल्कि मल्टीटास्किंग की साधना तकनीक थी। मल्टीटास्किंग ने इस अनोखे प्राणी को, जो क्लोनों के माध्यम से विभिन्न विशिष्ट क्षमताओं का प्रयोग कर सकता था, वास्तव में संयोजन जादू को प्रकट करने की अनुमति दी, और यह बारी बारी से नहीं बल्कि एक साथ मंत्रोच्चार द्वारा प्राप्त किया गया था। इसके परिणामस्वरूप उसकी दक्षता कम से कम दोगुनी हो गई और शक्ति में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इसलिए इस समय 5वें रैंक के पवन और अग्नि चक्र की शक्ति, तरल आध्यात्मिक शक्ति के त्वरण और इसके संयुक्त जादुई रूप के साथ मानक 6ठे रैंक के जादू की विनाशकारी शक्ति को भी टक्कर दे सकती है। हालांकि तीसरी श्रेणी के उग्र राक्षस दुर्जय थे, लेकिन जब छठी श्रेणी के जादू के समकक्ष संयुक्त जादू के पतन का सामना करना पड़ा तो उनके पास प्रतिरोध करने का कोई उपाय नहीं बचा। लॉन्ग डांग के नियंत्रण में वायु और अग्नि चक्र लगातार राक्षस समूह पर हावी रहा। जहां भी वह गया राक्षस राख में बदल गए। यद्यपि अभी भी कुछ ऐसे थे जो जाल से बचकर निकल गए और आगे बढ़ गए, लेकिन अधिकांश राक्षसों का अंत वायु और अग्नि चक्र की नाकाबंदी के तहत हुआ। बूम! जैसे ही वायु और अग्नि चक्र की स्थिरता अपने अंतिम चरण पर पहुंची, लॉन्ग डांग ने अपना पहला वास्तविक संयोजन जादू का विस्फोट किया, जिसने एक विशाल क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। इस समय तक 1000 शक्तिशाली विक्षिप्त दानव सेना में से आधे से ज्यादा गिर चुके थे और कई अभी भी जल रहे थे और लगातार गिर रहे थे। डांग जादूगर वर्ग 1 में तुम्हारी जादुई क्षमता जिसान के बाद दूसरे स्थान पर होगी। इस संयुक्त जादू की विनाशकारी शक्ति सचमुच अद्भुत है। लिंग मेंगलू की आंखें तारों की तरह चमक उठीं। वे आ रहे हैं, सावधान रहना। लॉन्ग डांग ने प्रशंसा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि लॉन्ग कोन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया, अपनी 2 तलवारें पकड़े हुए, आने वाले हमले को रोकने के लिए तैयार। वायु और अग्नि चक्र वास्तव में शक्तिशाली था, लेकिन उन्मत्त राक्षसों का प्रतिरोध बहुत अधिक था और लगभग 400 राक्षस पहले ही पहाड़ी पर चढ़ चुके थे, जो कि बस कुछ ही कदम की दूरी पर था। थोड़ा आराम करो, मैं इसे संभाल लूंगी, लिंग मेंगलू ने अपनी चमकती आंखों से कहा। उसकी भौहों के बीच से नर्म सुनहरी रोशनी फूट पड़ी और अगले ही पल चमकदार परी जियाओमिंग अपने फड़फड़ाते पंखों के साथ पहले ही उड़ चुकी थी। चमकदार देवदूत आत्मा भट्टी की केंद्रीय क्षमताओं में से एक प्रकाश विशेषताओं का प्रवर्धन था, जो लिंग मेंगलू के प्रकाश विशेषता जादू की शक्ति को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता था, प्रकाश तत्वों की वसूली में तेजी ला सकता था, और यहां तक कि प्रकाश मंत्र के दौरान उसकी आध्यात्मिक शक्ति की खपत को कम करते हुए सहायता करने के लिए सक्रिय रूप से प्रकाश विशेषता जादू लागू कर सकता था। लॉन्ग कोन ने अपनी चचेरी बहन का युद्ध मुद्रा पहले कभी नहीं देखा था और अनजाने में उसकी तरफ देखा। लॉन्ग डांग ने उसके सिर के पिछले हिस्से पर तमाचा मारा, हम लड़ रहे हैं, पीछे मुड़कर मत देखना।
इस समय पहला पागल दानव पहले ही आक्रमण कर चुका था। लॉन कोन स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ा और उसकी छाती के सामने एक काला प्रभामंडल, भक्षण करने वाला क्षेत्र, उभर आया। उस पर आक्रमण करने वाला दानव अचानक सुस्त पड़ गया, मानो कीचड़ के जाल में फंस गया हो, और आगे बढ़ने में असमर्थ हो गया। फिर दूसरा और तीसरा आया। काला भंवर भी लॉन कोन के सामने फैलने लगा, इन राक्षसों से चिपक गया और उनके रक्त और ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा को निगल गया, जिससे लॉन कोन को आवश्यक आध्यात्मिक शक्ति में परिवर्तित हो गई। अपने बाएं हाथ में ढाल और दाहिने हाथ में शूरवीर की तलवार लेकर लॉन कोन ने एक ही झटके में अपने सामने खड़े राक्षसों के गले में तलवार घुसा दी। राक्षसों के कटे हुए गले ने उनके प्रतिरोध को काफी कम कर दिया और लगभग तुरंत ही वे भक्षण करने वाले क्षेत्र में सूखकर गिर पड़े। उनके पीछे के राक्षस लगातार आगे बढ़ते रहे, लेकिन वे भी वहीं फंस गए। दूसरी दिशा में लांग डांग दोहरी तलवारें चला रहा था, बिजली के वार का उपयोग करके एक बड़े दायरे को कवर कर रहा था, लगातार राक्षसों के शरीर को भेद रहा था, उन्हें पास आने से रोक रहा था। पवित्र न्याय। इस क्षण एक मधुर ध्वनि गूंजी। क्षण भर में उन तीनों को ढांकने वाला प्रकाश का एक सुनहरा स्तंभ बाहर की ओर फूट पड़ा। जहां भी वह सुनहरा प्रकाश जाता, संसार प्रकाशित हो जाता। शुद्धिकरण का पुरोहित कौशल, सभी बुराई और अंधकार को साफ करना, आत्मा की नकारात्मकता को शुद्ध करना। शुद्धिकरण विकसित हो गया है। एक पुजारी का छठा रैंक क्षेत्र आक्रमण मंत्र, पवित्र न्याय। सुनहरी परी लिंग मेंगलू के ठीक पीछे मंडरा रही थी, उसके सुनहरे प्रभामंडल उसके नाजुक शरीर को ढांके हुए थे। उसने जो छड़ी ऊपर उठाई थी, वह एक चमकदार सुनहरी चमक से खिल उठी, जिससे 100 मीटर के दायरे में आसपास का इलाका सुनहरे सागर में बदल गया। हाँ, यह पवित्र न्याय था। यह एक पुजारी द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला शक्तिशाली छठा रैंक क्षेत्र प्रभाव जादू था। हर पुजारी में पवित्र न्याय का प्रयोग करने की क्षमता नहीं होती। इस तकनीक की खासियत ये थी कि इसे करने की संभावना के लिए व्यक्ति की अंतर्निहित आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति कम से कम 80 बिंदुओं तक पहुंचनी चाहिए। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसे करने के लिए प्रकाश गुण पर मजबूत नियंत्रण और उसके साथ आत्मीयता की आवश्यकता होती थी, मानो स्वयं दिव्य प्रकाश बन गया हो। इस क्षमता का शुद्धिकरण प्रभाव असाधारण रूप से शक्तिशाली था। बेशक लिंग मेंगलू का उपहार केवल 80 की जन्मजात आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति नहीं था। हालांकि पवित्र न्याय एक छठी रैंक तकनीक थी। वह मूलतः एक छठी रैंक तकनीक का उपयोग कर रही थी, जो एक पुजारी द्वारा इस्तेमाल की जा सकने वाली सबसे चुनौतीपूर्ण प्रकाश विशिष्ट जादू थी, 5वीं रैंक साधना स्तर पर। पवित्र न्याय के अंतर्गत उन्मत्त राक्षसों के शरीर अपनी जगह पर जम गए, फिर पिघलने लगे। इस विचित्र विगलन ने मात्र कुछ सेकंड में शेष लगभग 400 उन्मत्त राक्षसों की जान ले ली और उन्हें इस दुनिया से हमेशा के लिए मिटा दिया। 100 मीटर के दायरे में सब कुछ एक स्वर्ण सागर बन गया। यहां तक कि जमीन पर स्थित दिव्य समूह भी 100 मीटर के दायरे में फैल गया। आकाश में उसी आकार का एक विशाल छिद्र प्रकट हुआ, जो सूर्य के प्रकाश को दिव्यता से जोड़ता था। पवित्र न्याय ने असाधारण शुद्धि प्रदान करते हुए 10 मिनट के लिए अपने प्रभाव क्षेत्र में प्रकाश तत्व की उपस्थिति को भी दोगुना कर दिया। लॉन कोन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। यह उसकी चचेरी बहन दिव्य कन्या मेंगलू थी। उस क्षण स्वर्णिम दिव्य प्रकाश में नहाई हुई वह एक दिव्य आभा बिखेरती हुई प्रतीत हुई। उसकी अद्भुत सुंदरता वर्णनातीत थी और उसका आभामंडल गंभीर और अलंघनीय था। यहां तक कि लॉन डांग भी चौंक गया और बोला, क्या यही उसकी प्रतिस्पर्धी भावना है? लेकिन अगले ही पल, मानो उससे कुछ एहसास हो गया हो, उसने लिंग मेंगलू की ओर सिर हिला दिया। जैसे ही मेंगलू ने उसे हल्की सी मुस्कान दी, स्पष्ट प्रकाश तत्व अपनी ओर उमड़ पड़े। पवित्र न्याय की सीमा के भीतर प्रकाश तत्व उमड़ पड़ा, जिससे सभी प्रकाश विशिष्ट जादू और उपचार क्षमता की शक्ति बढ़ गई। अगर वे गहरे अंधकार के जीवों का सामना नहीं कर रहे होते, तो ये पुजारी कौशल मुख्य रूप से शूरवीरों के लिए एक सहायक भूमिका निभाता। पवित्र न्याय की सीमा में एक शूरवीर को न्याय शूरवीर कहा जाता था। संघ के इतिहास में एक समय एक दुर्जय न्याय शूरवीर ब्रिगेड हुआ करती थी। प्रत्येक 100 शूरवीरों के साथ एक पुजारी होता था जो पवित्र न्याय का आह्वान करने में सक्षम था। केवल 500 सदस्यों के बावजूद पूरी ब्रिगेड की युद्ध शक्ति 10,000 सैनिकों वाली सेना के बराबर थी। पवित्र न्याय के साथ राक्षस जाति के विरुद्ध कार्रवाई करने से न केवल शक्तिशाली सहायक शक्ति प्राप्त हुई, बल्कि इसकी अंतर्निहित आक्रमण शक्ति भी अत्यधिक शक्तिशाली हो गई। इसने सीधे तौर पर उन्मत्त राक्षसों को शुद्ध कर दिया। पागल दानव सेना का नाश हो गया। दूर से अनेक लंबे आकार स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। उन्हें कोई आराम दिए बिना ही दुश्मनों की तीसरी लहर सामने आ गई।
संख्या लगभग 500 थी। उन्मत्त राक्षसों की आधी। ये राक्षस 2 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे थे, 3 पैरों पर टिके हुए, बिना हाथों के, लेकिन उनके सिर असामान्य रूप से बड़े थे। उनके 3 मजबूत पैर तेजी से चलते थे। इन विशाल सिरों में 6 आंखें थीं जिनसे गहरे बैंगनी रंग की चमक निकलती थी। लॉन्ग डांग डांग ने लिंग मेंगलू की ओर इसलिए इशारा किया क्योंकि उसने हाल ही में आए उग्र राक्षसों की लहर का नाश किया था, बल्कि इसलिए कि उसने पवित्र न्याय द्वारा आह्वान किए गए पवित्र प्रकाश के 10 मिनट देखे थे। लिंग मेंगलू ने पवित्र न्याय को लागू करने के लिए अपार आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करने का कष्ट उठाया, न केवल उग्र राक्षसों का विरोध करने के लिए, बल्कि आने वाले शत्रुओं से निपटने के लिए पवित्र प्रकाश को सुरक्षित रखने के लिए भी। दूसरे युद्ध में उनके दुश्मन, जो विक्षिप्त राक्षसों और अदृश्य घात लगाने वालों से बने थे, किसी अदृश्य शक्ति द्वारा नियंत्रित प्रतीत होते थे। लगातार 2 शारीरिक युद्धों में राक्षसों के आसानी से वश में होने के बाद उनके आने वाले दुश्मन कैसे हो सकते थे? केवल 2 ही संभावनाएं थीं, दूर से हमला या हवाई दुश्मन। पवित्र प्रकाश से आच्छादित विशाल क्षेत्र प्रकाश तत्व को काफी बढ़ाता है, जबकि अंधकार तत्व को अनिवार्य रूप से कमजोर करता है। चाहे हवाई शत्रु हो या दूर से हमला करने वाले राक्षस, ये काफी मददगार साबित हो सकता है। ठीक वैसे ही जैसे इस समय उनकी दृष्टि के क्षेत्र में दिखाई दिया, दानव नेत्र जादूगर, डेमन जनजाति के लंबी दूरी के हमलावर। साधारण दानव नेत्र जादूगर तीसरे दर्जे का था, लेकिन इन सभी दानव नेत्र जादूगरों में से 6 की 8 आंखें थीं। 8 आंखों वाले जादूगर 5वें दर्जे पर थे। वे हमें सचमुच गंभीरता से ले रहे हैं। ये लाइव मुकाबला पिछले आकलनों से कहीं ज्यादा कठिन है। लॉन्ग डांग डांग खुद को आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। पहाड़ी पर उनकी स्थिति उन्हें भौगोलिक लाभ प्रदान करती थी, जो निकट सीमा वाले दुश्मनों से निपटने में मददगार थी। हालांकि यह उन्हें दूर सीमा वाले दुश्मनों के लिए कमजोर भी बनाती थी। पहाड़ी पर इतनी स्पष्ट रूप से खड़े होना दूर सीमा वाले हमलों में माहिर दुश्मनों के लिए घात लगाने जैसा था। लंबी दूरी के हमलों का सबसे दुर्जय पहलू उनकी शक्ति को एकाग्र करने की क्षमता थी, जो एक तीव्र हमले के लिए आवश्यक थी। चाहे वे कितने भी अद्भुत क्यों न हो और उनकी स्पिरिट फनेस कितनी भी प्रभावशाली क्यों न हो, सैकड़ों तीसरी श्रेणी और कई 5वीं श्रेणी के डेमोन के सामूहिक हमले का सामना करना उनके लिए संभव नहीं था। दानव नेत्र जादूगरों ने अपनी टुकड़ी को तितर बितर करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे आधी घिरी हुई स्थिति से उन पर हमला करने लगे। तीसरे दर्जे के दानव नेत्र जादूगर की हमले की सीमा लगभग 100 मीटर थी, जबकि 5वें दर्जे के जादूगर की हमले की सीमा 200 मीटर से भी ज्यादा थी। लॉन्ग डांग डांग ने अपने चचेरे भाई की ओर मुड़कर कहा, कप्तान, हम क्या करें? मेंगलू ने रुककर कहा, मैं कब से कप्तान बन गया। लॉन्ग कोनकोंग ने हंसते हुए कहा, जब हमारे सामने कोई ऐसी समस्या आती है जिसका समाधान मुश्किल होता है, तो आप ही उसका समाधान होते हैं। कैप्टन, हम क्या करें? मेंगलू भाइयों के ये शब्द सुनकर अवाक रह गई। हम और क्या कर सकते हैं? भागो, ये कहते हुए वह मुड़ी और पहाड़ी के नीचे की ओर चल पड़ी, मानो उसे मेहनत से बनाई गई व्यूह रचना को पीछे छोड़ने की कोई चिंता ही न हो। चचेरा भाई फिर से पराक्रमी है। अंडरस्कोर 2 स्थिति को देखते हुए भाइयों लॉन्ग डांग डांग और लॉन्ग कोनकोंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने चचेरे भाई के पीछे ढलान से नीचे की ओर चल पड़े। लॉन्ग डांग डांग ने एक बार फिर उत्तोलन तकनीक का प्रयोग किया, जिससे उन तीनों की गति बहुत तेज हो गई और वे अपने पीछे पहाड़ियों के जटिल भूभाग की ओर दौड़ पड़े। दूर से हमला करने वाली सेना का सामना करते समय जटिल भूभाग का उपयोग करना सबसे अधिक लाभदायक होता है। जैसे ही वे पहाड़ी से नीचे भागे, उनके पीछे ढलान के ऊपर से प्रकाश की किरणें पहले ही आ चुकी थीं। अगर वे एक पल भी धीमे होते तो उन्हें दानव नेत्र जादूगरों के सघन हमले का सामना करना पड़ सकता था। अंधेरी रात के आकाश को बैंगनी रोशनी से जगमगाती सैकड़ों किरणों को देखकर वे तीनों अपने सिर की त्वचा में डर के मारे झुनझुनी महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। कोर स्तर पर ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए लंबी दूरी के हमलों से निपटना निकट युद्ध की तुलना में स्पष्ट रूप से कहीं अधिक कठिन होता है। वहां भागो जहां जमीन ज्यादा जटिल हो। लक्ष्य उन्हें तितर बितर करना है, फिर एक एक करके उन्हें खत्म करना है, मेंगलू ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। बोलते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा। उनके चले जाने से पवित्र न्याय का दायरा गायब नहीं हुआ था, वह क्षेत्र अभी भी तीव्र स्वर्णिम प्रकाश से आच्छादित था। पीछे मुड़कर देखने पर लिंग मेंगलू का पूरा चेहरा बदल गया। पक्षी राक्षस, वह चौंक कर बोली। लॉन्ग डांग डांग और लॉन्ग कोनकोंग ने भी उसी समय पीछे मुड़कर देखा, उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आई थीं। हाँ, उन्होंने पक्षी दानवों को देखा, जो दानव जनजाति की एक हवाई लड़ाकू प्रजाति है।
हवाई युद्ध में पक्षी दानव भले ही दानव जनजाति के सबसे शक्तिशाली न हो, लेकिन निस्संदेह वे जनजाति की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक हैं। सामान्य पक्षी दानव आमतौर पर तीसरी से चौथी श्रेणी के होते हैं, लेकिन उनकी विशाल संख्या ही उन्हें चुनौतीपूर्ण बनाती है। दूर क्षितिज पर लगभग 200 पक्षी राक्षस प्रकट हुए, जो आश्चर्यजनक गति से उनकी ओर दौड़ रहे थे। हवाई और जमीनी हमले क्या वे उन्हें खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उनकी व्यक्तिगत ताकत इन राक्षसों से कहीं ज्यादा थी, फिर भी उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, एक सेना जितनी। क्या ये भयावह सेना वास्तव में परीक्षा का हिस्सा थी? जैसे जैसे वे तीनों आगे बढ़ते गए, वे पीछे की स्थिति पर नजरें गड़ाए रहे। तभी आकाश में उड़ता पक्षी राक्षसों का दल नीचे की ओर गोता लगाने लगा, लेकिन उनकी ओर नहीं, क्योंकि वे अभी उनके काफी करीब नहीं पहुंचे थे। वे क्या कर रहे थे? मधुमेह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, सोने से पहले करें ये काम। इंस्यूलेक्स डायबिटिक। क्या दानवों के कबीले में आपसी कलह चल रही है? ये पक्षी दानव नेत्र जादूगरों पर हमला कर रहे हैं। हाँ, क्या यही सब चल रहा है? लॉन कोनकोंग ने पूछा, उसके चेहरे पर बेतहाशा खुशी के भाव थे। दूसरी ओर लॉन्ग डांग और लिंग मेंगलू दोनों पीले पड़ गए और एक साथ बोले, चुप रहो। क्या लॉन कोनकोंग ने अपना मुंह बंद कर लिया? नहीं, क्योंकि वह बहुत सदमे में था और उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। वह क्या बकवास था? पक्षी दैत्यों के नीचे गोता लगाने और उनकी नजरों से ओझल होने के 10 सेकंड बाद ही विशाल पंखों वाले राक्षस कबीले के सदस्य वापस आकाश में उड़ गए थे। फिर उन्होंने देखा कि प्रत्येक पक्षी दैत्य के शक्तिशाली पंजों में एक राक्षस नेत्र जादूगर ऊपर उठा हुआ था। क्या वे ऐसा कर सकते हैं? तीनों के दिलों में ठंडक दौड़ गई। 200 पक्षी राक्षसों ने 200 दानव नेत्र जादूगरों को पकड़ लिया था। उनकी बैंगनी राक्षसी आंखें एक अजीब सी रोशनी से टिमटिमा रही थीं और वे जल्दी से अपनी दिशा पर पहुंच गए। अगर लंबी दूरी के हमलों से भी ज्यादा भयानक कुछ हो सकता है, तो वो आसमान से होने वाले लंबी दूरी के हमले ही होंगे। 200 दानव नेत्र जादूगर, जिनमें 5वीं श्रेणी के कई जादूगर भी शामिल थे, अब हवा में थे और उन पर निशाना साध रहे थे। वे इससे कैसे बच सकते थे? मेरे पीछे आओ, इस तरफ। लिंग मेंगलू अचानक चिल्लाया। उसी समय चमकदार देवदूत आत्मा भट्टी फिर से प्रकट हुई और जियाओ मिंग अपने पंख फड़फड़ाते हुए उसके कंधे पर बैठ गया। उसके हाथ उसकी छाती के सामने एक साथ रखे हुए थे, मानो कुछ बुदा रहा हो। जैसे ही उन तीनों ने अचानक दिशा बदली और गति बढ़ा दी, पक्षी दैत्य स्वाभाविक रूप से तेजी से उनका पीछा करने लगे। दैत्य नेत्र जादूगर के हमलों की सीमा सीमित थी। हालांकि तीनों तेज थे, फिर भी हवा में उड़ते पक्षी राक्षस जमीन की अनदेखी कर सकते थे, जो उनकी क्षमता से कहीं ज्यादा था। दोनों पक्षों के बीच की दूरी तेजी से कम होने लगी। तभी वे पक्षी राक्षस दानव नेत्र जादूगर के साथ पवित्र न्याय की सीमा में प्रवेश कर गए। प्रकाश के गुण में भीग जाने के कारण पक्षी राक्षसों की उड़ान कुछ हद तक प्रभावित हुई और उन्होंने पवित्र न्याय की सीमा से शीघ्रता से बाहर निकलने का प्रयास किया। लेकिन इस समय लिंग मेंगलू की आंखें अचानक चमक उठी और उसके कंधे पर जियोमिंग ने हिंसक रूप से अपने पंख फड़फड़ाए, जिससे एक चमकदार सुनहरी रोशनी तुरंत फूट पड़ी। लिंग मेंगलू ने पहाड़ की चोटी पर जो व्यू रचना स्थापित की थी, उसके बीच से सुनहरी रोशनी का एक गोला ऊपर तैर रहा था। यह एक नाजुक गोलाकार आत्मा की भट्टी थी जो अचानक चकाचौंध भरी रोशनी के साथ फट पड़ी और आसपास के पवित्र न्याय के सुनहरे प्रकाश में पूरी तरह से विलीन हो गई। फिर एक तेज सुनहरी रोशनी अचानक चारों दिशाओं में फूट पड़ी, मानो कोई कुआं फूट रहा हो, अचानक फैलते हुए विशाल सुनहरे स्तंभ की तरह, और सभी पक्षी राक्षसों और उनके साथ मौजूद दानव नेत्र जादूगरों पर तुरंत प्रहार किया। लिंग मेंगलू का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया, लेकिन इस क्षण उसके चेहरे पर घबराहट भी गायब हो गई। हवा में एक भयावह दृश्य प्रकट हुआ। लगभग 200 पक्षी राक्षस फैलते हुए सुनहरे प्रकाश में आ गए। इस अत्यधिक शक्तिशाली प्रहार ने उनके शरीर तुरंत तितर-बितर कर दिए, जिससे वे अपनी उड़ान पर नियंत्रण नहीं रख पाए और किसी दिव्य युवती से पुष्पों की वर्षा की तरह चारों दिशाओं में गिरने लगे। उनके पास मौजूद दानव नेत्र जादूगरों के बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है। इन जादूगरों के कारण ही पक्षी राक्षसों के लिए यह अधिक विनाशकारी था। पक्षी राक्षसों के बाज जैसे पंजों की एक खासियत यह है कि एक बार जब वे किसी चीज को पकड़ लेते हैं, तो उसे धीरे धीरे ढीला छोड़ने में समय लगता है। अन्यथा पंजे को नियंत्रित करने वाली कंडरा खींच नहीं पाती। इसलिए जब वे प्रघात तरंग से प्रभावित होते, तो दानव नेत्र जादूगर का भार उनके अपने भार से कई गुना बढ़ जाता। परिणामस्वरूप वे अपना संतुलन बनाए नहीं रख पाते। लॉन्ग डांग और लॉन्ग कोनकोन दोनों स्तब्ध रह गए।
इस क्षण तक सुनहरी रोशनी के विस्फोट के साथ पवित्र न्याय की शक्ति धीरे धीरे लुप्त हो गई। सुनहरी रोशनी की एक किरण लिंग मेंगलू की ओर उड़ी और फिर उसकी छाती में समा गई, बिना किसी निशान के गायब हो गई। डांग डांग ने उसे पहचान लिया। क्या वह लिंग मेंगलू की प्रतिकर्षण भट्टी नहीं थी? पता चला कि जब वह व्यूह रचना तैयार कर रही थी तो उसने इस क्षण विस्फोट के लिए पहाड़ की चोटी पर यह स्पिरिट भट्टी गाड़ दी थी। प्रतिकर्षण भट्टी की शक्ति और पवित्र न्याय की शक्ति मिलकर भी पक्षी राक्षसों का नाश करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। हालांकि सभी को मारना जरूरी नहीं था, जब तक वे अपनी उड़ान जारी नहीं रख पाते, ये काफी था। गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाला त्वरण इन पक्षी राक्षसों की जान लेने के लिए काफी था। बेशक यही बात उनके साथ मौजूद दानव नेत्र जादूगरों पर भी लागू होती थी। क्या तुमने पहले से अनुमान लगा लिया था कि उड़ने वाले राक्षस आएंगे? लॉन्ग डांग डांग ने लिंग मेंगलू से पूछा। लिंग मेंगलू ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं कैसे अंदाजा लगा सकती थी कि दानव जनजाति किस तरह की सेना भेजेगी। ये मूल रूप से दानव नेत्र जादूगरों के लिए तैयार की गई थी। हमारा पीछा करते हुए उन्हें पवित्र न्याय की सीमा से भी गुजरना पड़ा। प्रतिकर्षण भट्टी के विस्फोट से कई दुश्मन बह गए। ढलान सैकड़ों मीटर ऊंची है और अगर उन्हें बस पहाड़ से नीचे फेंक दिया जाए तो भी वे गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। अगर मारे नहीं जाएंगे तो हमारे लिए कम खतरा होगा। मुझे उड़ते हुए दानवों की उम्मीद नहीं थी। लॉन कोन कॉन्ग ने खुद को ये पूछे बिना नहीं रखा, तो फिर आप अभी इतने घबराए हुए क्यों दिख रहे थे? लिंग मेंगलू ने कहा, दानव नेत्र जादूगर प्रजाति में अलौकिक दृष्टि की प्रतिभा होती है। उच्च पदस्थ दानव नेत्र जादूगर काफी बुद्धिमान होते हैं। अगर वे हमें शांत अवस्था में देखें तो क्या यह उनकी पहचान का संकेत नहीं होगा? दोनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा और कुछ सेकंड की खामोशी के बाद वे उत्साह से एक साथ बोले, चचेरे भाई, तुम कमाल हो। लिंग मेंगलू ने उन्हें एक नजर देखा जिससे दोनों दंग रह गए। कोन कॉन्ग ने आंखें बंद कर ली और मन ही मन जप किया, देवी देवी देवी, और उसके मन में है बेन की छवि उभर आई। अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी आसमान में 3/5वें दर्जे के राक्षस और सैकड़ों तीसरे दर्जे की परछाइयां थीं। इनसे निपटना अभी भी इतना आसान नहीं है। चलो चलें। लिंग मेंगलू ने दोनों को बुलाया और फिर से शुरू किया। लॉन कोन कॉन्ग ने जल्दी से एक मंत्र पढ़ा, अपने चचेरे भाई पर एक देवदूत का आशीर्वाद दिया। अब चार्जिंग रत्न के चमकने का समय आ गया था। लिंग मेंगलू ने उसे एक नजर देखा और उसके कंधे पर बैठे जियाओमिंग ने एक संतुष्ट भाव प्रकट किया, जिससे उसे अपने पिछले क्षय रोग से जल्दी उबरने में मदद मिली। पवित्र न्याय की शक्ति और प्रतिकर्षण भट्टी के दूरगामी विस्फोट ने उसकी आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक शक्ति को बहुत नुकसान पहुंचाया था। लेकिन देवदूत के आशीर्वाद का एक बड़ा फायदा था। यह न केवल आध्यात्मिक शक्ति को पुनर्स्थापित कर सकता था, बल्कि कुछ हद तक मानसिक शक्ति को भी पुनर्स्थापित कर सकता था। तीनों जल्दी से उस जटिल इलाके में घुस गए और एक पहाड़ी को पार करके थोड़ा आराम किया। वे अपने पीछे खड़े राक्षसों से कुछ दूरी बना चुके थे। लॉन्ग डांग डांग ने तुरंत जादू की तैयारी शुरू कर दी। वे यूं ही भाग नहीं सकते थे, उन्हें पीछे हटते हुए अपने दुश्मनों को परेशान भी करना था। बहुगुण जादू के लाभ से लॉन्ग डांग डांग ने एक बार फिर पवन और अग्नि चक्र के लंबी दूरी के हमले का इस्तेमाल किया और पीछा कर रहे दर्जनों राक्षसों को परास्त कर दिया। तीनों फिर से भागे और लिंग मेंगलू ने जादू की तैयारी की। इस तरह उन्होंने दौड़ते हुए जादू छोड़ा और दुश्मनों से आगे निकलने की अपनी ताकत पर भरोसा करते हुए उन्होंने लगातार पीछा कर रहे राक्षसों की संख्या को कम किया। अपने अंतिम समय के आधे घंटे का उपयोग करते हुए उन्होंने अंततः सभी राक्षसों का सफाया कर दिया। इस चरण का सबसे कठिन हिस्सा वास्तव में पक्षी राक्षसों और राक्षसी आंखों के संयोजन से निपटना था। एक बार हवाई सैनिकों का सफाया हो जाने के बाद लंबी दूरी के हमले करने वाले प्रतिभाशाली लोगों के लिए बाकी लड़ाई मुश्किल नहीं थी। अपने शत्रुओं का सफाया करने के बाद तीनों की सांस फूल रही थी। ये तो सिर्फ तीसरा चरण है। ये पहले से ही इतना कठिन है, आगे के मूल्यांकन कितने कठिन होंगे। मित्र, महिला ने खोजा मधुमेह से बचने का आसान घरेलू उपाय। इंसुलक्स डायबिटिक। इस समय स्पिरिट फनेस अकादमी के चौक पर 4 कुछ शर्मिंदा आकृतियां दिखाई दी। जिसांग लियुयन का चेहरा पीला पड़ गया था, उसे खुद को संभालने के लिए कई कैजुआन के सहारे की जरूरत थी। चुयू जोर जोर से हाँफ रहा था, उसके पैर हल्के से कांप रहे थे। उनकी तुलना में तांग लीगुआंग थोड़ा उदास लग रहा था। वह ठीक लग रहा था, लेकिन असल में वह चारों में सबसे पहले गिरा। वे एक टीम थे, मंच तभी खत्म होता जब वे सब गिर जाते। ये तो असंभव है।
इतने सारे दुश्मन हैं, उनकी संयुक्त ऊर्जा का संकेंद्रण बहुत ज्यादा है, हम इसका सामना कैसे कर पाएंगे? कई कैजुआन ने शिकायत की। अंततः वे तीसरे चरण में गिर पड़े। जब पक्षी दैत्य दानव नेत्र जादूगर के साथ ऊपर चढ़े तो उन्होंने उन पर एकाग्र आक्रमण कर दिया। हालांकि जिसांग लियुयंग ने अपने शक्तिशाली संयोजन जादू से कई दुश्मनों को मार गिराया, तांग लीगुआन केंद्रित गोलाबारी में केवल 20 सेकंड से भी कम समय तक टिक सका और फिर गिर पड़ा। अग्रिम पंक्ति में रक्षा के रूप में उसके बिना चू यू ने हवाई हमला करने की कोशिश की, लेकिन वह ज्यादा दुश्मनों का सफाया नहीं कर सका और दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन बना। कई कैजुआन अपने बुलाए गए जन्म चिन्ह वाले जानवर पर भरोसा करते हुए हवा में जिसांग लियुयंग से लड़ते हुए पीछे हट गई और दुश्मनों का विरोध करने के लिए दूसरे जानवरों को बुलाती रही। लेकिन समस्या ये थी कि दुश्मन बहुत ज्यादा थे। वे लगातार घिरे हुए थे और उनका पीछा किया जा रहा था, जिससे उनके पास छिपने की कोई जगह नहीं बची थी। अंत में लगभग आधे दुश्मनों को मार गिराने के बाद वे अपने साथियों के साथ वापस लौट आए। अंत में वे पूरी तरह थक चुके थे। इस समय तक स्पिरिट फनेस अकादमी का चौक लोगों से भर चुका था। लगभग सभी निचली कक्षा के छात्र वापस आ चुके थे। कुछ दूसरे चरण में गिर गए, लेकिन अधिकांश तीसरे चरण में गिर गए। संयुक्त दानव जनजाति सेना का सामना करते हुए उनके पास प्रतिरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। ये तो हमारी वर्तमान स्थिति से बाहर है, चू यू ने धीरे से कहा। वे अभी तक वापस नहीं आए। तांग लीगुआन की आश्चर्यचकित आवाज ने उसके साथियों का ध्यान आकर्षित किया। जिसांग लियुयंग ने अनजाने में अपना सिर उठाया और इधर उधर देखा। अगले ही पल उसका चेहरा पीला पड़ गया। हाँ, वे वापस नहीं आए थे, लिंग मेंगलू और उसकी दो चचेरी बहनें। वह कैसे संभव है? यद्यपि उन चारों के भाव अलग अलग थे, फिर भी उनकी आंखों में अविश्वास की झलक थी। वे सभी स्वर्ग के चुने हुए पुत्र माने जाते थे, ऐसी प्रतिभाएं जो 100 साल में एक बार आती हैं। उनके मन में उनका मुकाबला करने वाला एकमात्र व्यक्ति लिंग मेंगलू था। अंतिम परीक्षा में लिंग मेंगलू और लॉन्ग डांगडान की जोड़ी जिसांग लियुयंग और तांग लीगुआन की जोड़ी को हराने में सक्षम थी, जो उनकी उम्मीद से परे था। ये शूरवीर और पुजारी पदों के बेहतर संयोजन से संबंधित लग रहा था। लेकिन इस बार क्या हुआ? लॉन्ग डांगडान के छोटे भाई की ताकत साफ तौर पर बहुत कमजोर थी और ऐसा लग रहा था कि दोनों भाइयों में तरल आध्यात्मिक शक्ति भी नहीं थी, वे सिर्फ चौथे दर्जे के थे। लिंग मेंगलू के नेतृत्व में इन दोनों की 4 सबसे बड़ी प्रतिभाओं की संयुक्त शक्ति से ज्यादा समय तक टिके रहना संभव था। ध्यान दें कि उन सभी को स्पिरिट फनेस प्रोविडेंटियल सिलेक्शन अनुष्ठान में काफी लाभ हुआ था। स्पिरिट फनेस के प्रज्वलित होने के बावजूद उनके लिए तीसरे चरण में आधे दुश्मनों को मारना पहले से ही काफी मुश्किल था। लेकिन वे तीनों ज्यादा देर तक क्यों टिक पाए? 2 शूरवीर और एक पुजारी राक्षसी वायु सेना के सामूहिक हमले का विरोध कैसे कर पाए? लेकिन वास्तविकता उनके सामने थी, वे तीनों अभी तक वापस नहीं आए थे। जिसांग लियुयंग वहीं बैठ गई और अपनी भस्म हुई आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए मौन ध्यान में लग गई। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, उसके साथियों ने समझ लिया कि वह लिंग मेंगलू और उसके चचेरे भाइयों के लौटने का इंतजार कर रही है। 5 मिनट बीत चुके थे, फिर 10 मिनट और अभी भी कोई वापसी नहीं, अभी भी वापसी का कोई संकेत नहीं। इस समय जब जिसांग लियुयंग और अन्य लोग वापस लौटे तो लिंग मेंगलू, लॉन्ग डांगडांग और लॉन्ग कोनकोन की टीम को छोड़कर निचली कक्षाओं के सभी छात्र वापस आ गए थे। 15 मिनट, 20 मिनट। जिसांग लियुयंग ने अपनी आंखें खोली, वह ध्यान नहीं कर सकी क्योंकि उसका दिल शांत नहीं हो सका। अल्पविराम, यह क्या है? लॉन्ग कोनकोन ने दूरी पर धीरे धीरे बढ़ते दुश्मन को आश्चर्य से देखा। ये दुश्मनों का एक घना समूह था, काले बादलों की तरह काला, लगभग 30 की संख्या में। फिर भी उनके द्वारा लाया गया दमनकारी एहसास पक्षी दानव और दानव नेत्र जादूगर के संयुक्त प्रभाव से भी अधिक प्रबल था। जैसे जैसे दुश्मन पास आता गया, वे उसे और साफ देख पा रहे थे। 4 मीटर से ज्यादा लंबा एक राक्षसी कबीला, काले कवच से ढका हुआ, और उसके पंख 6 मीटर से भी ज्यादा लंबे थे। उसका शरीर इंसान जैसा, सिर पक्षी जैसा, और पूरे शरीर पर एक भयानक आभा थी। लिंग मेंगलू की आवाज कुछ अजीब सी लग रही थी। वह धीरे से बोली, अंधकार और वायु का गुण। मैकोसियास जनजाति का उड़ने वाला दानव बीटा। मैकोसियास दानव जनजाति का 35वां दानव देवता था। ये जनजाति संख्या में कम है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से बहुत शक्तिशाली है। वयस्क उड़ने वाले दानव बीटा 5वीं श्रेणी के शक्तिशाली विशेषज्ञ होते हैं, और मैकोसियास का निजी रक्षक, रक्त चूसने वाला बीटा, तो 7वीं श्रेणी तक पहुंच गया है। ये सबसे आगे उड़ने वाला है।
दरअसल सामने वाला उड़ता हुआ दानव बीटा गहरे लाल रंग का था तथा अन्य की तुलना में काफी बड़ा था तथा गहरे लाल रंग की आंखों से उन्हें घूर रहा था। एक 7वीं रैंक और 35वीं रैंक के विशेषज्ञ, क्या हम एक ही बार में हार जाएंगे? लॉन कोनकोंग ने बुदबुदाते हुए कहा। लिंग मेंगलू ने शांति से कहा, नहीं, अभिलेखों के अनुसार उड़ने वाले दानव बीटा अपने दुश्मनों को टुकड़े टुकड़े करके खा जाना पसंद करते हैं। वे तुम्हें जल्दी मरने नहीं देंगे। लॉन कोनकोंग ने उसे आश्चर्य से देखा। चचेरी बहन, क्या तुम उनके पक्ष में जाने की योजना बना रही हो? मित्र, महिला ने खोजा मधुमेह से बचने का आसान घरेलू उपाय। इंसुलक्स डायबिटिक। बकवास बंद करो, लड़ने का समय आ गया है। लॉन डांग डांग ने लॉन कोन को घूरा क्योंकि उसके 3 क्लोन उसके बगल में प्रकट हुए थे। छोटे पेड़, मदद करो। अगर तुम अभी नहीं आए तो हम मर जाएंगे। लॉन कोन अपने माथे पर थप्पड़ मारते हुए चिल्लाया। जब से उनकी परीक्षा शुरू हुई है, 3 महान बुद्धि आत्मा भट्टियों में से केवल चमकदार देवदूत आत्मा भट्टी को ही चमकने का मौका मिला जब लिंग मेंगलू ने सक्रिय रूप से इसका उपयोग किया। स्पष्ट चंद्र, विशाल महासागर आत्मा भट्टी और दिव्य प्रार्थनाएं लघु वृक्ष आत्मा भट्टी कभी प्रकट नहीं हुई और न ही कोई सक्रिय सहायता प्रदान की। लॉन कोन के सामने एक कोमल सुनहरा प्रभामंडल प्रकट हुआ। छोटे पेड़ ने तीनों की ओर देखने से पहले आगे बढ़ते दुश्मनों पर नजर डाली। हम युद्ध में भाग लेंगे, लेकिन आपको युद्ध का मैदान हमें सौंपने के बजाय हमें सक्रिय रूप से नियंत्रित करना होगा। यह आपका व्यावहारिक अभ्यास है। निरंतर परीक्षणों और निखार के माध्यम से ही आप अपनी आत्मा की भट्टियों के साथ बेहतर तालमेल बिठा सकते हैं। ये कहकर वह तेजी से लॉन कोन के शरीर में वापस घुस गई। यह उनके पिछले प्रशिक्षण अनुभवों से स्पष्टतः भिन्न था। बड़े भाई, हम क्या करें? बिना किसी हिचकिचाहट के लॉन डांग डांग ने कहा, स्पिरिट फनेस फ्यूजन। चचेरे भाई, तुम्हारा वार सबसे शक्तिशाली है। हम सब मिलकर तुम्हारे लिए दिव्य हथौड़े को और मजबूत करेंगे। दुश्मन करीब आ रहा था और उनके पास झिझकने का समय नहीं था। बस करो। बोलते समय लॉन डांग डांग ने क्लियर मून विशाल महासागर आत्मा भट्टी को सक्रिय रूप से सक्रिय किया और लॉन कोन से कहा, मैं पहले जाऊंगा फिर तुम। ठीक है। लॉन कोन ने दिव्य प्रार्थना छोटे पेड़ आत्मा भट्टी को भी बुलाया और इस बार ये सीधे एक आत्मा भट्टी के रूप में था। लिंग मेंगलू की आंखों से एक सुनहरा प्रभामंडल बह रहा था, लेकिन दिव्य हथौड़ा आत्मा भट्टी का सीधे इस्तेमाल करने के बजाय उसने अपने शरीर से एक तीव्र स्वर्णिम प्रकाश छोड़ा। आकाश में एक मधुर पवित्र मंत्र गूंजा और एक देवदूत अवतरित हुआ। प्रकाश तत्वों से एक निष्कलंक देवदूत का जन्म हुआ। उसके कंधे पर बैठा जियाओमिंग पलक झपकते ही ऊपर चढ़ गया और नीचे उतरते देवदूत में विलीन हो गया। अचानक वह निष्कलंक देवदूत सोने से रंग गया और उसका शरीर दुगुना फूल गया। एंजल्स एडवेंट का जादू स्वाभाविक रूप से ल्यूमिनस एंजल स्पिरिट फनेस के साथ सामंजस्य स्थापित करता है तथा बिना किसी हेरफेर की आवश्यकता के सहजता से एकीकृत हो जाता है। दिव्य हथौड़ा पीछे पीछे आकाश की ओर उठा और ज्योतिर्मय देवदूत के हाथ में आ गिरा। विशाल प्रकाश तत्व तेजी से एकत्रित हुए, जिससे ज्योतिर्मय देवदूत और उसके हाथ में दिव्य हथौड़ा और भी ज्यादा चमकने लगे। गहरा सोना ऐसा लग रहा था मानो पिघलकर गिरने ही वाला है। इस समय लॉन डांग डांग ने अपनी निर्मल चंद्र विशाल महासागरीय आत्मा भट्टी को ऊपर की ओर मोड़ दिया था। एक नीला द्रव दिव्य हथौड़े पर नहीं बल्कि ज्योतिर्मय देवदूत पर गिरा। विशाल महासागर ने एक बार उसे बताया था कि जब बुद्धि आत्मा भट्टी किसी अन्य बुद्धि आत्मा भट्टी को प्रवर्धित करती है तो वह सर्वांगीण वृद्धि प्रदान कर सकती है, लेकिन जब वह एक सामान्य आत्मा भट्टी के साथ जुड़ती है तो वह शक्ति में केवल आंशिक वृद्धि ही प्रदान कर सकती है। यदि यह प्रवर्धन देवदूत पर लागू किया जाए तो वह या तो निर्मल चंद्रमा होगा या विशाल महासागर। इसलिए उन्होंने दिव्य हथौड़े के बजाय एंजल के आगमन को बढ़ाने का निर्णय लिया, जो कि चमकदार एंजल स्पिरिट फनेस के साथ जुड़ गया था। एक पल में देवदूत नीले और सफेद प्रकाश के एक प्रभामंडल से घिर गया। प्रभामंडल ने देवदूत को ढांक लिया और उसे नीले और सफेद कवच की एक परत से ढक दिया, जो बिल्कुल असली जैसा ही ठोस लग रहा था। स्वाभाविक रूप से धुंधले चेहरे के लक्षण स्पष्ट हो गए और आश्चर्यजनक रूप से वह रूप बिल्कुल लिंग मेंगलू जैसा लग रहा था, मानो उसका एक प्रक्षेपण प्रतिरूप हो। उड़ता हुआ दानव बीटा सेना 300 मीटर से भी कम दूरी पर थी। सबसे आगे उड़ते हुए रक्तपिपासु बीटा को मानो कुछ आभास हुआ। उसकी आंखें रक्तिम प्रकाश से भर गईं और उसने अपने दाहिने हाथ में काले तत्वों के संघनन से बना एक काला भाला थाम लिया। उसकी आभा तुरंत बढ़ गई और उसका दाहिना हाथ अपने आकार से दुगुना हो गया।
अगले ही पल उसने विशाल भाला फेंका, जिसका निशाना आकाश में देवदूत नहीं बल्कि स्वयं लिंग मेंगलू था। जैसे ही उसने भाला फेंका, ऐसा लगा जैसे आसमान में काली बिजली चमक उठी हो। लॉन्ग कौन कौन सहज रूप से आगे बढ़ने ही वाला था कि लॉन्ग डांग डांग के कंधे ने उसे पीछे धकेल दिया। तुम आगे बढ़ो, मैं बचाव करूंगा। 4 अतिव्यापी आकृतियां आगे बढ़ीं। जल ड्रैगन का रूप सबसे आगे था, उसके बाद अग्नि ड्रैगन, वायु ड्रैगन और अंत में लॉन्ग डांग डांग का वास्तविक शरीर था। धमाका! चारों आकृतियों ने एक साथ विस्फोट किया, उसके तुरंत बाद बलिदान। एक चमकदार चमक ने चारों आकृतियों के शरीरों को एक साथ प्रकाशित कर दिया। विभिन्न रंगों की 4 पवित्र तलवारों ने भी एक साथ अपनी चमक बिखेरी। हालांकि उस समय तक काली रोशनी आ चुकी थी। भाला पानी के ड्रैगन को छेदता हुआ अंदर चला गया, जिसे रक्षात्मक रुख अपनाने का भी मौका नहीं मिला। धमाका! लेकिन जल ड्रैगन के प्रतिरोध के कारण हुई थोड़ी देर की देरी के कारण उसके पीछे अग्नि ड्रैगन एक दिव्य रक्षा सामरिक ब्लॉक के लिए अपनी पवित्र तलवार को उठाने में कामयाब रहा। सामने वाले जल ड्रैगन का शरीर केवल काले प्रकाश से छेदा गया था, जबकि अगले अग्नि ड्रैगन को दिव्य रक्षा सामरिक ब्लॉक के नीचे टुकड़ों में तोड़ दिया गया था। अगला था पवन ड्रैगन। विस्फोट, बलिदान, पवित्र तलवार और दिव्य रक्षा सामरिक अवरोध का एक ही क्रम लागू किया गया और साथ ही सक्रिय भी किया गया। फिर भी गड़गड़ाहट के बीच उसका आधा शरीर फट गया। अगर वह कोई साधारण व्यक्ति होता तो जरूर मर जाता। धमाका! पीछे लॉन्ग डांग डांग के शरीर ने दिव्य रक्षा सामरिक ब्लॉक में अपना भारी एस्टोक तैयार कर लिया और उसके शरीर को शॉकवेव से जोरदार झटका लगा, जिससे वह पीछे की ओर उड़ गया। उसने मुंह भर खून थूका और उसका शरीर सुनहरी रोशनी से चमक उठा। प्रकाश के प्रतिशोध की शक्ति लगातार उसके शरीर में जुड़ती रही, जब तक कि वह अंततः मेंगलू के सामने लगभग 1 फुट की दूरी पर स्थिर नहीं हो गया। 7वें दर्जे के एक शक्तिशाली विशेषज्ञ का प्रहार वाकई जबरदस्त था। 5वें दर्जे के ये 4 व्यक्ति विस्फोट और बलिदान की संयुक्त शक्ति के बावजूद इस प्रहार को बमुश्किल झेल पाए। प्रतिरोध करते हुए उन्होंने अपने 3 रूप खो दिए। हालांकि वे मुश्किल से टिके थे। लॉन्ग डांग डांग भूत की तरह पीला पड़ गया था। क्लोनों के टूटने से उसके असली शरीर पर गहरा असर पड़ा था, जिससे वह पल भर में ही गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस पूरी परीक्षा के दौरान लिंग मेंगलू ने उसकी तरफ देखने के लिए भी अपना सिर नीचे नहीं किया। उसने अपना सिर ऊपर उठाया हुआ था और पूरी तरह से आकाश में देवदूत को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। अंततः कवच पहने देवदूत के हाथ जोड़कर प्रार्थना करने की मुद्रा में उस पर चमकदार सुनहरी रोशनी उतरी। रक्तपिपासु बीटा उड़ता हुआ दानव पूरी ताकत से प्रहार करते हुए लॉन्ग डांग डांग को मारने और देवदूत के आगमन को बाधित करने में विफल रहा, जिससे वह स्तब्ध रह गया। देवदूत के आगमन से उत्पन्न खतरे के कारण ही उसने पहले भी अपनी रक्तपिपासु क्षमता का पूरा प्रहार करने में संकोच नहीं किया था। ठीक इसी क्षण उसे अचानक एक खिले हुए कमल जैसी रोशनी दिखाई दी, जो उस युवक की छाती से चमक रही थी जिसने उसके हमले को रोका था। फिर प्रकाश की एक परत ने उसे ढक लिया। दिव्य कमल आत्मा भट्ट थी। इससे पहले रक्तपिपासु बीटा के हमले का प्रतिरोध करने के लिए लॉन्ग डांग डांग का सारा नियंत्रण अपने क्लोन से प्राप्त दिव्य रक्षा सामरिक ब्लॉक और पवित्र तलवार पर खर्च हो जाता था। यहां तक कि दिव्य कमल आत्मा भट्टी को सक्रिय करने का समय भी नहीं मिल पाता था। अब उससे पहले ही गंभीर चोट लग चुकी है, लेकिन वह अभी भी अपनी रक्षा को सक्रिय करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। तभी रक्त चूसने वाले बीटा का ध्यान बलपूर्वक हटा दिया जाता है। दिव्य प्रार्थनाओं के छोटे वृक्ष की आत्मा भट्टी के प्रकाश में लिंग मेंगलू जैसी दिखने वाली देवदूत ने एक दिव्य आभा बिखेरी। उसके पंख 2 गुने होकर 4 हो गए और उसका शरीर 2 मीटर से बढ़कर 4 मीटर का हो गया। प्रकाश के साथ उसके हाथ में रखा दिव्य हथौड़ा भी घना और ठोस होता गया। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन उसके पंखों का 2 गुना होना था। यद्यपि वह अभी भी एक दिव्य प्रार्थना बर्फीले चंद्रमा देवदूत थी, लेकिन अब वह देवदूत के आगमन का आह्वान करने के बाद सहायक नहीं बल्कि युद्ध मोड में थी। दीप्तिमान सुनहरी रोशनी लगभग तुरंत ही फूट पड़ी और एक दिव्य आभा पूरी तरह से रक्तपिपासु बीटा उड़ते हुए दानव पर छा गई। हवा में मौजूद दिव्य हथौड़ा एक पल में ही फट गया और बड़ा हो गया, जिससे दूर स्थित बीटा उड़ते हुए दानव सेना के ऊपर का आसमान पूरी तरह से सुनहरा हो गया और दिव्य हथौड़ा आसमान से गिरते हुए एक विशाल सुनहरे युद्ध हथौड़े में बदल गया। मैंने सुबह 7 बजे ये खाया, सुबह 8 बजे ही ब्लड शुगर 4 पर पहुंच गया। इंस्यूलेक्स डायबिटिक। दहाड़। रक्तपिपासु बीटा उड़ता हुआ दानव दहाड़ा। उसका पहले से ही विशाल शरीर फिर से बड़ा हो गया, जैसे एक काला युद्ध भाला प्रकट हुआ और तेजी से आकाश की ओर इशारा किया।
तेज हवा के नीचे अंधेरा छा गया, जिससे एक विशाल फिरोजा भंवर बना जो आकाश से गिरते हुए युद्ध हथौड़े से टकराया। अंधेरा और हवा दोहरे गुण वाला जादू, नर्क की हवा। बूम, दिव्य आभा से अंधकार दूर हो गया। त्रिगुणित दिव्य हथौड़े ने दिव्य आभा को अत्यंत उच्च स्तर तक बढ़ा दिया। लेकिन नर्क की हवा के प्रहार से आधे से ज्यादा दिव्य प्रकाश बुझ गया और दिव्य हथौड़ा हवा में फट गया। लगभग आधे बीटा फ्लाइंग डेमन्स दहाड़ते हुए अपने दोनों हाथों से अपने सिर ढंककर आकाश से नीचे गिर पड़े। दिव्य हथौड़े का सबसे ज्यादा असर आत्मा पर पड़ा। याद रखना, ये 5वीं श्रेणी के जीव हैं। 30 बीटा फ्लाइंग डेमन्स में से 14 गिर गए और बाकी 16 बीटा फ्लाइंग डेमन्स हवा में हिलते हुए अपने शरीर को बमुश्किल नियंत्रित कर पाए। रक्त चूसने वाले बीटा ने एक लंबा भाला पकड़ रखा था और अकेले ही उसके प्रहार को सहन कर रहा था। उसकी गहरी अंधेरी रक्त चूसने वाली आभा थोड़ी दबी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों की क्रूरता कम नहीं हुई थी। ये 7वें दर्जे की शक्ति है। 3 महान बुद्धि आत्मा भट्टियों का संयुक्त आक्रमण इसे बिना कोई वास्तविक नुकसान पहुंचाए केवल पीछे धकेल सकता था। हालांकि यह लिंग मेंगलू के दिव्य हथौड़े के कारण था, जो सभी बीटा उड़ने वाले राक्षसों को रोकने के लिए एक दूरगामी आक्रमण था, फिर भी रक्त चूसने वाले बीटा की शक्ति स्पष्ट रूप से स्पष्ट थी। देवदूत का आशीर्वाद लॉन डांग डांग और लिंग मेंगलू दोनों को प्रदान किया गया। लॉन कोन कोन का भक्षण क्षेत्र सक्रिय हो गया था, जिसने आसपास की हवा में मौजूद सभी तात्विक ऊर्जा को अवशोषित कर लिया था और उसके जादू को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान की। लेकिन वह केवल 4थे दर्जे का था और उसका देवदूत का आशीर्वाद उपचार और पुनर्स्थापना के लिए प्रभावी होने के बावजूद तरल आध्यात्मिक शक्ति वाले लोगों के लिए सागर में एक बूंद के समान था। लिंग मेंगलू की आंखों में दृढ़ संकल्प चमक रहा था। उसने अपनी छड़ी शून्य में पकड़ रखी थी, उसका मंत्रोच्चार कभी नहीं रुका। दिव्य प्रार्थना बर्फीली चंद्र देवदूत पहले ही हवा में बिजली की तरह उड़ चुकी थी। उसके हाथ में दिव्य हथौड़ा सीधे शक्तिशाली रक्त चूसने वाले बीटा फ्लाइंग दानव की ओर बढ़ गया। रक्तपिपासु बीटा ने हाथ में काला भाला लिए ऊपर की ओर इशारा किया। बूम! दिव्य प्रार्थनाओं का बर्फीला चंद्र देवदूत थोड़ा कांप उठा। रक्तपिपासु बीटा की कमजोरी उसके हथियार में थी। काला भाला एक पल में टूट गया और एक दिव्य आभा के साथ टकराया, जिससे वह पीछे की ओर उड़ गया। दिव्य प्रार्थनाओं का बर्फीला चंद्र देवदूत चमक उठा और उन 4 बीटा उड़ते हुए राक्षसों को ढंक लिया जो मुश्किल से अपनी मुद्रा बनाए हुए थे और अभी तक गिरे नहीं थे। दिव्य प्रकाश का विस्फोट हुआ और 5वीं श्रेणी के 4 विशेषज्ञों को वहीं पर नष्ट कर दिया। निस्संदेह 4 स्पिरिट भट्टियों की संयुक्त शक्ति के साथ इसकी ताकत 7वें रैंक के बराबर थी। गर्जना अपने अनुचरों का सफाया होते देख रक्तपिपासु बीटा क्रोध में दहाड़ा। नर्क की हवा एक बार फिर उठी। दिव्य प्रार्थना बर्फीले चंद्रमा देवदूत की ओर बढ़ी। इसी क्षण दिव्य प्रार्थना की बर्फीली चंद्र देवदूत के पीछे से एक चांद जैसा प्रभामंडल चमक उठा, जिसके नीचे नरक की हवा बिखर गई। उसके हाथ में रखा दिव्य हथौड़ा भी तुरंत बाहर निकल आया। धमाका! सुनहरी रोशनी में टिमटिमाता हुआ रक्तचूसक बीटा धमाका होते ही उड़ गया। लेकिन दिव्य प्रार्थनाओं के बर्फीले चंद्र देवदूत ने उसका पीछा नहीं किया, बल्कि बचे हुए बीटा उड़ते हुए दानवों को जल्दी से खत्म कर दिया। लॉन्ग डांग डांग की अंदरूनी चोटें अब स्थिर हो चुकी थीं। उसने साफ देखा कि उसकी चचेरी बहन का चेहरा पीला पड़ रहा था। ये साफ था कि शक्तिशाली दिव्य प्रार्थना बर्फीली चंद्र देवदूत को उसकी मौजूदा ताकत से नियंत्रित करना आसान नहीं था। तीनों महान बुद्धि आत्मा भट्टियों का सक्रिय नियंत्रण नहीं किया जा रहा था, बल्कि उन्हें सौंपा गया था। न तो लॉन्ग डांग डांग और न ही लॉन्ग कोन कोन नियंत्रण में कोई सहायता प्रदान कर सके। जब रक्तपिपासु बीटा को दिव्य हथौड़े ने 4थी बार पीछे धकेला तो उसकी प्रबल आभा तेजी से कम हो गई। दिव्य प्रार्थनाओं के बर्फीले चंद्र देवदूत ने पहले ही सभी जीवित बीटा उड़ते हुए राक्षसों का सफाया कर दिया था, लेकिन उसका अपना प्रकाश भी अत्यधिक अस्थिर हो गया था। दिव्य प्रार्थनाओं का युद्ध बर्फीले चंद्र देवदूत _2 लॉन्ग डांग डांग और लॉन्ग कोन कोन दोनों की आध्यात्मिक शक्ति अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। जैसे जैसे वे निर्मल चंद्र विशाल महासागरीय आत्मा भट्टी और दिव्य प्रार्थनाओं के लघु वृक्ष आत्मा भट्टी की शक्ति को बढ़ाते जा रहे थे, उनकी अपनी आध्यात्मिक शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती जा रही थी। शश! बर्फीले चंद्र देवदूत का शरीर एक पल के लिए हवा में रुक गया। अगले ही पल वह प्रकाश की 4 किरणों में बदल गया, जो तीनों के शरीरों पर लौट आईं। लिंग मेंगलू लड़खड़ा गई, उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह लॉन्ग डांग डांग की बाहों में गिर पड़ी। उसके माथे से बारिश की तरह पसीना बहने लगा। आध्यात्मिक शक्ति के अत्यधिक सेवन ने उसे अपनी आंखें कसकर बंद कर लेने पर मजबूर कर दिया। जाहिर है कि अब वह लड़ाई जारी रखने की क्षमता खो चुकी थी।
लॉन्ग कोनकोंग ने लॉन्ग डांगडांग की ओर देखा। उसकी आध्यात्मिक शक्ति भी समाप्त हो गई थी। क्या ये खत्म हो गया है? उसने पूछा। लॉन्ग डांगडांग का मुंह फड़क उठा। अगले ही क्षण नर्क की हवा उन पर टूट पड़ी। जैसे ही रोशनी टिमटिमाई, तीनों स्पिरिट फनेस अकादमी चौक पर फिर से प्रकट हुए। लिंग मोंगलू अभी भी अर्धचेतन अवस्था में लॉन्ग डांगडांग से सटा हुआ था। लॉन्ग डांगडांग भी पीला पड़ गया था, जबकि लॉन्ग कोनकोंग थोड़ा बेहतर दिख रहा था, लेकिन उनमें से कोई भी अच्छा नहीं लग रहा था। जैसे ही वे सामने आए, तुरंत ही आकर्षण का केंद्र बन गए। 35 मिनट। जी हां, जिसांग लियुइन की टीम की वापसी से 35 मिनट बाद। हालांकि वे दयनीय दिख रहे थे, लेकिन उन्होंने काफी लंबे समय तक टिके रहे, ज्यादातर टीमों से कहीं ज्यादा, यहां तक कि कई टीमों के आधे से भी ज्यादा समय तक। कई कैजुआन के चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। अचानक उसे लगा कि उसके निर्णय में कुछ गलती हो सकती है। उसकी राय में लिंग मेंगलू, लॉन्ग डांगडांग और लॉन्ग कोनकोंग कभी भी जिसांग लियुइंग, तांग लीगुआंग और चुयू की टीम की बराबरी नहीं कर सकते। उसके मन में लिंग मेंगलू का उनकी टीम में वापस आना बस समय की बात थी। हालांकि राक्षस जनजाति के साथ वास्तविक युद्ध अभ्यास उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग था। कम से कम समय के लिहाज से वे एक बार फिर हार गए। हाँ, हार गए। 35 मिनट का अंतर सिर्फ सामरिक अंतर से नहीं समझाया जा सकता था। एडोवा के एक्सपर्टों ने खोजा व्यापारियों को जड़ से बाहर निकालने का तरीका। इंसुलक्स डायबिटिक। उन्होंने ये कैसे संभव किया? कई कैजुआन न सिर्फ यही सोच रहा था, बल्कि उस समय चौक पर मौजूद सभी जूनियर छात्र उस दस्ते को देख रहे थे जो निस्संदेह एक बार फिर वास्तविक युद्ध मूल्यांकन में प्रथम स्थान पर था। उनके चेहरे पर भी एक अजीब सा भाव था। अंतर थोड़ा बड़ा लग रहा था। मूल 5 प्रतिभाशाली अब दिव्य युवती मेंगलू से एक स्तर पीछे लग रहे थे। हर कोई ये देखने के लिए उत्सुक था कि वे अपनी आंखों से परीक्षा कैसे देंगे। लेकिन यह अव्यावहारिक था, क्योंकि यह अकादमी का रहस्य था और उन्हें इसे देखने की अनुमति नहीं थी। सभी छात्र वापस आ गए हैं। इस प्रायोगिक परीक्षा को अंतिम मूल्यांकन में नियमित अंकों के रूप में गिना जाएगा। विदा। अकादमी ने कोई टिप्पणी नहीं की और सीधे व्यावहारिक प्रशिक्षण की समाप्ति की घोषणा कर दी। शूरवीर वर्ग 1 और पुजारी वर्ग 1 के सभी छात्र अनायास ही लॉन्ग डांगडांग के दस्ते के चारों ओर इकट्ठा हो गए। पुजारियों ने एक के बाद एक अपने उपचार कौशल का प्रयोग किया, जिससे लॉन्ग डांगडांग और लॉन्ग कोनकोन के चेहरे पर थोड़ा निखार आया और लिंग मेंगलू ने अनिच्छा से अपनी आंखें खोलीं। लिंग मेंगलू ने कहा, डैंगडांग कोनकोन, मुझे छात्रावास में वापस ले चलो। ठीक है। लॉन्ग डांगडांग ने सिर हिलाया और लॉन्ग कोनकोन के साथ उन्होंने उसे छात्रावास में वापस लौटने में मदद की। जिसांग लियुयंग और अन्य लोग उन्हें जाते हुए तब तक देखते रहे जब तक कि उनकी आकृतियां पूरी तरह से दृष्टि से ओझल नहीं हो गईं। मैं सचमुच जानना चाहता हूं कि उन्होंने ये कैसे किया, कई कैजुआन ने उत्सुकता से कहा। चू यू ने सहजता से कहा, क्या ये बुद्धि की लड़ाई नहीं है? अगले महीने परीक्षा के दौरान हमारा आमना सामना होगा और स्वाभाविक रूप से हमें पता चल जाएगा। कुछ देर रुकने के बाद जिसांग लियुयंग ने सुझाव दिया, चलो मेरे छात्रावास में चलते हैं और आज के युद्ध सिमुलेशन पर चर्चा करते हैं। अगली बार हमें तीसरा चरण पार करना होगा। हालांकि उनमें से किसी ने भी खुलकर अपनी बात नहीं रखी, लेकिन लिंग मेंगलू की टीम का उनसे आधे घंटे से ज्यादा समय तक टिके रहना इस बात का संकेत था कि उन्होंने शायद तीसरा चरण पार कर लिया है। यही वह बाधा थी जिसे उन चारों में से कोई भी पहले पार नहीं कर पाया था। अहंकार ने उन्हें दूसरों से पास होने का तरीका पूछने से रोक दिया, इसलिए उनके सामने एकमात्र विकल्प अपने प्रदर्शन पर विचार करना था। लॉन्ग डांगडांग और लॉन्ग कोनकोंग दोनों ने अपने चचेरे भाई को छात्रावास में वापस लौटने में मदद की। थकान के बावजूद वे तीनों पालथी मारकर बैठने में कामयाब रहे। हालांकि परीक्षा कक्ष में लगी उनकी शारीरिक चोटें उन्हें बाहर नहीं ले जा सकीं, लेकिन उनकी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति पूरी तरह से क्षीण हो चुकी थी। लॉन्ग कोनकोंग ने गहरी सांस ली। दांत पीसते हुए उसने अपने एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस को भक्षण क्षेत्र में छोड़ दिया, जहां इसने स्वर्ग और पृथ्वी की आने वाली तात्विक ऊर्जा को अवशोषित और पुनर्निर्देशित करना शुरू कर दिया। अपनी कुछ आध्यात्मिक शक्ति पुनः प्राप्त करने के बाद वह दिव्य प्रार्थनाओं के लघु वृक्ष की आत्मा भट्टी को मुक्त करने में सक्षम हो गया। भक्षण करने वाला क्षेत्र तुरंत दिव्य रसातल क्षेत्र में उन्नत हो गया, जहां तात्विक ऊर्जा की एक विशाल मात्रा तेजी से और बड़े पैमाने पर साइफन की तरह संचित हो गई। लॉन्ग कोनकोन का रंग रूप तुरंत निखर गया और क्षेत्र के प्रभाव ने कमरे में तात्विक ऊर्जा को और समृद्ध बना दिया, जिससे उसके चचेरे भाई और बड़े भाई की आध्यात्मिक शक्ति की पुनर्प्राप्ति गति बढ़ गई।
जब उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का लगभग आधा हिस्सा पुनः प्राप्त कर लिया तो लान कोनकोंग ने तुरंत एक देवदूत का आशीर्वाद दिया तथा तीनों को उसमें लपेटकर उनकी शारीरिक स्थिति और मानसिक शक्ति को एक साथ बहाल कर दिया। तभी लिंग मेंगलू और लॉन्ग डांगडांग के चेहरे पर सुधार दिखाई देने लगा। कोनकोंग, अब तुम्हारी बारी है, लॉन्ग डांगडांग की आवाज आए। लॉन्ग कोनकोंग ने संकेत समझकर दिव्य प्रार्थनाओं के छोटे वृक्ष की आत्मा भट्टी की दिव्य शक्तियों को अस्थायी रूप से वापस ले लिया। लॉन्ग डांगडांग ने क्लियर मून विशाल महासागर की आत्मा भट्टी को एलिमेंटल वोटेक्स आत्मा भट्टी के साथ संयोजित करने के लिए छोड़ा और दिव्य प्रार्थनाओं के छोटे वृक्ष की आत्मा भट्टी के साथ उसका स्तर ऊंचा कर दिया। फिर दिव्य रसातल महासागर पुनः प्रकट हुआ जिसने पूरे कमरे को अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति से भर दिया, जिससे तीनों की रिकवरी की गति नाटकीय रूप से बढ़ गई। आधे घंटे बाद जब तीनों ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह से प्राप्त कर ली थी लेकिन अभी भी मानसिक रूप से कुछ थका हुआ महसूस कर रहे थे तो लॉन्ग डांगडांग और लॉन्ग कोनकोंग भाइयों ने लिंग मेंगलू के संकेत पर अपनी आत्मा की भट्टियों को वापस ले लिया। वह सोफे पर झुक गई और अपने सामने बैठे भाइयों की ओर देखते हुए बोली, आज के युद्ध सिमुलेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं? शिकायतों से भरे लॉन्ग कोनकोंग ने जवाब दिया, ये तो बिल्कुल पागलपन है। दुश्मनों की अप्रत्याशित बाढ़। अकादमी हमें युद्ध का अभ्यास नहीं करा रही है बल्कि हमें कत्लेआम के लिए भेज रही है। हालांकि लॉन्ग डांगडांग ने सोचा और कहा, यह थोड़ा अप्रत्याशित था क्योंकि यह एक ऐसी युद्ध शैली थी जिसकी हमने कल्पना नहीं की थी। हमें पहले कभी इस तरह की सामूहिक लड़ाई का सामना नहीं करना पड़ा था, इसलिए हम सब घबरा गए। हमारा सहयोग एक समस्या थी। लिंग मेंगलू ने सहमति में सिर हिलाया, सच कहूं तो मुझे लगता है कि बहुत सारी समस्याएं थीं। हमारी कई खूबियों का इस्तेमाल नहीं हो पाया, खासकर स्पिरिट फनेस को मिलाने की हमारी क्षमता, जिसका हम सही इस्तेमाल नहीं कर पाए। आखिरकार हमने अपनी स्पिरिट फनेस शक्तियों का इस्तेमाल ब्लडसुकिंग बीटा के खिलाफ कर दिया। नतीजतन हम चौथे चेक पॉइंट पर हार गए। वास्तव में मुझे लगता है कि हमें चीजों को ठीक से संक्षेप में प्रस्तुत करके शुरुआत करनी चाहिए, लॉन्ग डांगडांग ने कहा। आत्मा भट्टी दैवीय चयन अनुष्ठान के बाद हम साधना शुरू करने के लिए दौड़े, लेकिन हमने ठीक से संक्षेप में नहीं बताया कि हमारी क्षमताएं कैसे संयोजित होती हैं। अब हम सभी के पास 3 आत्मा भट्टियां हैं। मेरी विशाल महासागर आत्मा भट्टी किसी भी एक के साथ संयोजित हो सकती है और कोनकोंग की दिव्य प्रार्थनाएं लघु वृक्ष आत्मा भट्टी किसी भी आत्मा भट्टी को प्रथम श्रेणी तक उन्नत कर सकती है। इसलिए सैद्धांतिक रूप से हमारे पास काफी विकल्प होने चाहिए। इसके अलावा हमें यह समझने की कोशिश करनी होगी कि संयोजन और पदोन्नति के बाद हमारी आत्मा भट्टियों में किस प्रकार के गुण होते हैं और फिर इन गुणों को अपने युद्ध सहयोग में प्रभावी ढंग से लागू करना होगा। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम 1 और 1 का योग वास्तव में 2 से अधिक हो। लिंग मेंगलू ने मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रशंसा की, डांगडांग, तुम वाकई बहुत होशियार हो। चलो तुम्हारी योजना पर चलते हैं। लॉन्ग डांगडांग नाराज हुए बिना नहीं रह सका, चचेरे भाई, मुझे लगता है कि जिसांग लियुइंग और उसकी टीम आज हमसे पहले निकल गई थी। जब हम बाहर निकले तो सबने हमें कितनी अजीब नजरों से देखा। मुझे लगता है कि हमें फिर से पहले आना चाहिए था। लगता है हमारे ज्यादातर सहपाठी तीसरे चेक पॉइंट पर या उससे पहले ही फेल हो गए। लिंग मेंगलू की आंखें चमक उठी, पहला स्थान, शानदार। 9 स्पिरिट भट्टियों के साथ कितने संयोजन संभव हैं? ये संख्या निस्संदेह बड़ी है। हालांकि यदि यह पुष्टि हो जाती है कि केवल एक स्पिरिट भट्टी को ही सम्मिलित किया जा सकता है और संवर्धन करने वाली स्पिरिट भट्टी भी केवल एक ही है, तो संयोजनों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आएगी। एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस, क्लियर मून वास्ट ओशन स्पिरिट फनेस और डिवाइन प्रेयर स्मॉल ट्री स्पिरिट फनेस का संयोजन सेलेस्टियल एबिस महासागर का निर्माण करता है, जो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा पुनर्प्राप्ति और प्रवर्धन प्रदान करता है। चमकदार देवदूत आत्मा भट्टी, स्पष्ट चंद्र विशाल महासागर आत्मा भट्टी और दिव्य प्रार्थनाएं लघु वृक्ष आत्मा भट्टी का संयोजन दिव्य प्रार्थनाएं बर्फीले चंद्र देवदूत का निर्माण करता है। ये रात्रि में आध्यात्मिक ऊर्जा को शुद्ध, संपीड़ित और बपतिस्मा देता है और गुण बोनस प्रदान करता है। युद्ध में उपयोग किए जाने पर यह देवदूत के आगमन के प्रभाव को अत्यधिक बढ़ा सकता है। ये वे 2 रूप हैं जिनका उन्होंने अब तक उपयोग किया है। इसके अलावा क्या होगा यदि निर्मल चंद्र विशाल महासागर आत्मा भट्टी को दिव्य कमल आत्मा भट्टी और दिव्य प्रार्थनाएं लघु वृक्ष आत्मा भट्टी के साथ संयोजित कर दिया जाए? या पवित्र मन बहलाव भट्टी को निर्मल चंद्र विशाल महासागर आत्मा भट्टी और दिव्य प्रार्थनाएं लघु वृक्ष आत्मा भट्टी के साथ संयोजित कर दिया जाए?
या क्या होगा यदि आप दिव्य हथौड़ा आत्मा भट्टी को सीधे निर्मल चंद्र विशाल महासागर आत्मा भट्टी और दिव्य प्रार्थनाएं लघु वृक्ष आत्मा भट्टी में, या प्रतिकर्षण आत्मा भट्टी को निर्मल चंद्र विशाल महासागर आत्मा भट्टी और दिव्य प्रार्थनाएं लघु वृक्ष आत्मा भट्टी में जोड़ दें। इन 4 3-in-1 आत्मा भट्टी सम्मिलन विधियों को भी सुचारू रूप से क्रियान्वित किया जा सकता है। इसके अलावा स्पिरिट भट्टियों के युग्म भी होते हैं। यह जरूरी नहीं कि केवल 3 स्पिरिट भट्टियों का ही संयोजन हो, 2 स्पिरिट भट्टियों का भी संयोजन किया जा सकता है। इन संयोजनों को ध्यान में रखते हुए संभावनाएं और भी बढ़ जाती हैं। तीनों ने सभी प्रकार के क्रम परिवर्तनों और संयोजनों को सूचीबद्ध करने के बाद पाया कि वास्तव में उनके कई प्रकार हैं। ये तब भी सच है जब लॉन्ग डांग डांग और लॉन्ग कोन कोन दोनों में एक ही पवित्र विपथन आत्मा भट्टी हो, अन्यथा संभावित संयोजनों की संख्या और भी बढ़ जाती। मधुमेह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। सोने से पहले करें ये काम। इंसुलक्स डायबिटिक। पूरे दिन उन्होंने साधना कक्ष में इन सभी संयोजनों का परीक्षण किया। आखिरकार इन्हें ईमानदारी से आजमाने के बाद ही उन्हें पता चल सकता था कि स्पिरिट भट्टी के सम्मिलन का क्या असर होगा। वास्तव में काफी भिन्नताएं हुई और कई सम्मिलन परिणाम उनकी अपेक्षाओं से भिन्न थे। शाम तक उन्होंने प्रत्येक स्पिरिट भट्टी संयोजन द्वारा उत्पन्न क्षमता प्रभावों और आध्यात्मिक शक्ति की संगत खपत को पूरी तरह से रिकॉर्ड नहीं किया था। इस प्रक्रिया के दौरान तीनों महान बुद्धिमत्तापूर्ण आत्मा भट्टियों ने कोई सलाह नहीं दी, उन्होंने उन्हें बस प्रयोग करने दिया। अपनी आत्मा भट्टी को वास्तव में एकीकृत करने और एक आदर्श मिलान प्राप्त करने के लिए उन्हें इसे स्वयं गहराई से समझने की आवश्यकता थी। स्पिरिट भट्टी के गुणों को सही मायने में समझने के बाद ही वे इसे और विकसित कर सकते हैं। रात्रि भोजन के बाद उन्होंने स्वाभाविक रूप से साधना पुनः आरंभ कर दी। आत्मा भट्टी प्रवर्धन की सहायता से साधना ने निस्संदेह उल्लेखनीय प्रगति की। दिव्य प्रार्थनाएं बर्फीले चंद्र देवदूत सर्वोत्तम साधना पद्धति थी जिसने आध्यात्मिक शक्ति को शुद्ध किया, उनके शरीरों का पोषण किया और यहाँ तक कि उनके मानसिक आत्मिक सागर को भी धोया। इन सब से उनकी क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि और प्रगति हुई। हालांकि वे लंबे समय से इस तरह अभ्यास नहीं कर रहे थे, फिर भी उन तीनों ने पहले ही स्पष्ट रूप से महसूस कर लिया था कि दिव्य प्रार्थनाएं बर्फीले चंद्र देवदूत के साथ साधना करने के बाद उनकी आध्यात्मिक शक्ति अधिक टिकाऊ लगने लगी थी, जो उनकी इकाई आध्यात्मिक शक्ति में गुणात्मक सुधार का संकेत था। बुधवार की प्रायोगिक कक्षा के बाद स्पिरिट फनेस अकादमी के जूनियर छात्रों में स्पिरिट फनेस प्रोविडेंशियल चयन समारोह का उत्साह स्पष्ट रूप से फीका पड़ गया था। सभी ने साधना और अध्ययन में अधिक समय लगाना शुरू कर दिया। सभी बहुत व्यस्त लग रहे थे, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश में। पलक झपकते ही सप्ताहांत आ गया। आप लोग घर लौटने की योजना कब बना रहे हैं? लिंग मेंगलू ने अपनी सुबह की साधना समाप्त करने के बाद लॉन्ग डांग डांग और लॉन्ग कोन कोन से पूछा। लॉन्ग डांग डांग ने लॉन्ग कोन कोन की ओर देखा, जिसने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, रविवार शायद। मैं आज छुट्टी ले लूंगा, इसलिए रविवार तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कल रात वे नाइट्स मेन टेम्पल गए थे, लेकिन शिक्षक अभी तक नहीं लौटे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस काम ने उन्हें रोक रखा है। आज शनिवार है, अंशकालिक कर्मचारियों के लिए एक और कार्य दिवस। ठीक है, तो कल आज रात हम साधना के लिए छात्रावास लौटेंगे। दिन में तुम लोग व्यस्त रहोगे और मैं पहले घर जाऊंगा। एक बार जब उन्होंने दिव्य रसातल महासागर और दिव्य प्रार्थनाओं के हिमचंद्र देवदूत द्वारा सहायता प्राप्त साधना के लाभों का अनुभव कर लिया, तो स्वाभाविक रूप से वे साधना के लिए एकत्रित होने लगे। इससे अधिक उन्हें और कुछ भी अधिक खुशी नहीं दे सकता था। कई दिनों की गहन साधना के बाद लॉन्ग डांग डांग पूरी तरह से 5वें स्तर पर पहुंच गया था और उसके पूरे शरीर की आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह से तरल अवस्था में परिवर्तित हो गई थी। लिंग मेंगलू ने भी उल्लेखनीय प्रगति की, खासकर जब उसकी आध्यात्मिक शक्ति को दिव्य प्रार्थनाओं के बर्फीले चंद्र देवदूत द्वारा बपतिस्मा दिया गया। उसकी आध्यात्मिक शक्ति की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ और उसे निर्मल चंद्र विशाल महासागरीय आत्मा भट्टी के गुण प्राप्त हुए। लेकिन सबसे ज्यादा सुधार तो लॉन्ग कोन कोन ने किया। अपने निम्न आधार स्तर के साथ शक्ति बढ़ाने में उसकी दक्षता स्वाभाविक रूप से ज्यादा थी और अपने भक्षण क्षेत्र की सहायता से उसकी आध्यात्मिक शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। जब वह पहली बार स्पिरिट फनेस अकादमी में आया था तब वह चौथे रैंक पर नहीं था, लेकिन अब उसकी आध्यात्मिक शक्ति 800 से अधिक हो चुकी थी और चौथे रैंक के मध्य की ओर बढ़ रही थी। ये गति वास्तव में तेज थी। प्रगति की इस दर के अनुसार वह 1 या 2 महीने में द्रव आध्यात्मिक शक्ति में परिवर्तन के लिए तैयार हो जाएगा। दिव्य प्रार्थना लघु वृक्ष स्पिरिट फनेस के आगमन के बाद एलिमेंटल वोर्टेक्स स्पिरिट फनेस की शक्तिशाली भूमिका तेजी से सामने आ रही थी।
हालांकि उनकी युद्ध क्षमता ने अभी भी काय शूरवीर के बचाव और बचाव पर ध्यान केंद्रित रखा। लिंग मेंगलू के घर जाने के बाद लॉन्ग डांग ने शूरवीरों के मंदिर के मुख्य हॉल में अभ्यास करना चुना। वहां के साधना कक्ष बेहतर वातावरण और ज्यादा विशाल थे। उसने अपने शूरवीर कौशल और जादू को निखारने की योजना बनाई और अंशकालिक लॉन्ग कोन के लिए वह स्वाभाविक रूप से अपने परिचित स्थान हैप्स रिब्स शॉप में चला गया। आज तुम थोड़ा देर से आए, फादर हैप ने लॉन्ग कोन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। लॉन्ग कोन ने मुस्कुराते हुए कहा, कल स्कूल में मेरी रात की क्लास थी, इसलिए मैं देर से निकला और थोड़ा थका हुआ था। आज देर तक सोया रहा। अंकल हैप, थोड़ी देर आराम करो, मैं पसलियां काटने जा रहा हूं। जब आपके विशेषज्ञ स्पर्श का समय होगा तो मैं आपको फोन करूंगा। बात करते हुए उसने अपनी आस्तीनें चढ़ाई और रसोई में काम करने के लिए तैयार हो गया। खाना खा लिया। रसोई से एक मधुर आवाज आए। हैप बेन बाहर आए और उनके सामने अंडे के सूप का एक कटोरा और 2 पैनकेक रख दिए। लॉन्ग कोन ने आश्चर्य से कहा, हूँ बहन, तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने आज नाश्ता नहीं किया? इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। शुक्रिया बहन, तुम और भी खूबसूरत लग रही हो। हैप बेन के साफ सुथरे चेहरे को देखकर उसकी आंखें और भी चमक उठीं। हैप बेन ने उपेक्षापूर्ण दृष्टि से उत्तर दिया, जल्दी करो और खाओ, काम खत्म होने के बाद तुम काम कर सकते हो। आज सुबह उन्होंने नाश्ता नहीं किया, लेकिन साधना के दौरान दिव्य प्रार्थनाओं के बर्फीले चंद्र देवदूत की मदद से वे शुद्धतम तात्विक ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने खाया या नहीं, लेकिन ये तो देवी द्वारा बनाया गया नाश्ता था। लॉन्ग कोन ने बड़े आनंद से खाया। यह एहसास स्वादिष्ट व्यंजन खाने जैसा था, खास बात थी उसे मिलने वाला आनंद। हैप बेन ने ही पहली बार उसके लिए खाना बनाया था। नाश्ता करने के बाद लॉन्ग कोन को ऊर्जा का एहसास हुआ। वह पानी उबालने, पसलियां काटने, पानी उबालने, चीनी को कैरमलाइज करने, पसलियां पकाने, चावल भाप में पकाने में व्यस्त था। लगभग सारे काम उसने खुद ही कर लिए थे। फादर हैप मुख्य हॉल में बैठे अपनी लगभग तैयार बेटी को देखते हुए बोले, कोन एक अच्छा लड़का है, मेहनती और चौकस। उसके आने के बाद मुझे हर सप्ताहांत कुछ खाली समय मिल जाता है। हैप बेन ने रसोईघर की ओर देखा, केवल मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। बेटी, स्कूल का हाल कैसा है? क्या तुम्हारे पास अभी भी पॉकेट मनी है? फादर हैप ने पूछा। मित्र, महिला ने खोजा मधुमेह से बचने का आसान घरेलू उपाय। इंसुलक्स डायबिटिक। हाँ, मैं मानता हूँ। ये काफी है, हैप बेन ने धीरे से कहा। फादर हैप मुस्कुराए और बोले, हम भले ही अमीर न हो, लेकिन ज्यादा कंजूसी मत करो। जरूरत पड़ने पर ही खर्च करो। तुम्हें अपने लिए कुछ नए कपड़े खरीदने चाहिए। तुम लगभग 17 साल की हो गई हो। 1-2 साल में तुम ग्रेजुएट हो जाओगी। तुम्हें काम ढूंढना होगा। अगर तुम थोड़ा सज धज कर रहोगी तो शादी के लिए अच्छा परिवार ढूंढना आसान हो जाएगा। इससे मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। हैप बेन ने अपने पिता को देखा और कहा, आप मेरी शादी कराने के लिए इतने उत्सुक हैं? क्या सभी पिता अपनी बेटियों को जाते हुए देखना पसंद नहीं करते? फादर हैप हंसे, मैं भी उत्सुक नहीं हूं, लेकिन लड़कियां हमेशा घर पर तो नहीं रह सकती। फैसला तुम्हारे हाथ में नहीं होगा। हैप बेन ने जवाब दिया, मैं शादी नहीं करूंगी। मैं घर पर रहूंगी और तुम्हारे भरोसे गुजारा करूंगी। फादर हैप की आंखों में गर्मजोशी भर आई, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और मैं हमेशा तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छे परिवार की कामना करता हूं। उसे अमीर होने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हारे प्रति दयालु होना चाहिए। अंकल हैप, आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? मैं हैप बेन को पालने में आपकी मदद कर सकता हूं। आप उसे भविष्य में मुझे दे सकते हैं। लॉन्ग कोन एक छोटे कटोरे में रिब स्टू और रिब का एक छोटा टुकड़ा लेकर रसोई से बाहर निकला। हाल ही में वह स्टू बनाने की सारी प्रक्रिया संभाल रहा था, ताकि फादर हैप स्वाद चख सके और तय कर सके कि और मसाला चाहिए या नहीं। फादर हैप ने छोटा कटोरा लिया और डांटते हुए कहा, तुम्हारा सपना तो कमाल का है। तुम्हारी बहन हैप अकादमी की अव्वल छात्रा है और फेडरेशन के सरकारी कार्यालय में जाने का लक्ष्य रखती है। अकादमी में तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? कोन, अपने अंकल हैप की बात सुनो। प्यार मायने रखता है। 2 लोगों का एक दूसरे से कई मायनों में मेल होना जरूरी है, वरना मुसीबतें आएंगी। फिर भी लॉन्ग कोन ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, अगर सिस्टर हैप अनुमति दें तो मैं कड़ी मेहनत कर सकता हूँ। हैप बेन ने उस पर भौहें चढ़ाईं और डांटते हुए कहा, तुम्हारी उम्र क्या है? 15 साल भी नहीं, है ना? और तुम अभी से इन बातों पर विचार कर रहे हो। तुम कड़ी मेहनत कैसे करोगे?
फादर हैप खिलखिलाकर हंसे, सचमुच तुम्हारा ये लड़का अभी भी बाल उगा रहा है और अभी से पत्नी ढूंढने की सोच रहा है। अब काम पर लग जाओ, थोड़ा और नमक डालो। ठीक है। लॉन कौन कौन खुशी खुशी काम पर वापस चला गया। उसे कोई जल्दी नहीं थी, समय सब कुछ साबित कर देगा। दोपहर के समय बहुत से ग्राहक आए थे। जब वे लगभग खाना खा चुके तो फादर हैप पीछे वाले कमरे में आराम करने चले गए। पीछे वाली रसोई में एक छोटा सा कमरा था जिसमें सिर्फ एक सिंगल बेड ही आ सकता था। फादर हैप हर दोपहर वहीं झपकी लेते थे। लॉन कोनकोंग ने हैप बेन को सामने की सफाई में मदद की पास आया और धीरे से बोला, बहन, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था। क्या हुआ? हैप बेन ने उसे एक नजर देखा। लॉन कोनकोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कल छुट्टी लेने की सोच रहा हूं। मुझे कुछ काम है। हैप बेन ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ते हुए जवाब दिया, अनुमति नहीं है। क्या? क्यों? लॉन कोनकोंग ने आश्चर्य से कहा। उसके मन में हैप बेन आमतौर पर सहज स्वभाव की थी और उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसे मना कर देगी। जैसे ही हैप बेन ने मेज पहुंची, उसने अपना सिर नीचे किया और पूछा, आपको किस मामले पर गौर करना है? लॉन कोनकोंग ने जवाब दिया, मैं कुछ देर के लिए अपने रिश्तेदारों से मिलने जाना चाहता हूँ। क्या मैं कल सुबह जल्दी आऊँ? पसलियों को धीमी आंच पर पकाऊं और जब सब कुछ तैयार हो जाए तब चला जाऊं, क्या ये ठीक रहेगा? हैप बेन ने उसकी ओर देखा, कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, ठीक है, तो आप आज छुट्टी ले सकते हैं। उसके बदले मूड को महसूस करते हुए लॉन कोनकोंग ने उसे धक्का दिया और पूछा, बहन, क्या तुम्हें मेरी याद आती है या कुछ और चल रहा है? हैप बेन ने नाराज होकर कहा, तुम्हारी जरूरत किसे है? कल हमारी दुकान पर एक रियूनियन है। तुम कोई मदद नहीं करोगे क्या? पुनर्मिलन? कोई सुंदरी? लॉन कोनकोंग का प्रश्न लगभग तुरंत ही निकल गया। हैप बेन ने उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम्हारा दिमाग हर रोज सुंदरियों के विचारों से भरा रहता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कितना परेशान करने वाला है। यहाँ सिर्फ सुंदर पुरुष ही होंगे, सुंदरियां कोई नहीं। सुंदर आदमी। लॉन कोनकोंग की आंखें तुरंत सतर्कता से भर गईं, बहन, मैं कल छुट्टी नहीं ले रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम अकेले ये सब नहीं संभाल सकती। हैप बेन रुक गया, उसे कुछ संदेह भरी नजरों से देखा। पूरी तरह से प्रतिबद्ध, लॉन कोनकोंग ने कहा, अगर सिर्फ सुंदरियां होती तो मुझे मन की शांति मिलती। लेकिन जब सुंदर पुरुष मौजूद हो तो मुझे तुम्हारी रक्षा करनी होगी। तुम इतनी सुंदर, इतनी कोमल हो कि किसी भी पुरुष का दिल दहल जाएगा। अगर सुंदर पुरुष तुम्हारा पीछा करने लगे तो क्या होगा? तुम्हारा अच्छा छोटा भाई होने के नाते इन आशिकों को रोकना मेरा फर्ज है। हैप बेन उसकी बातों पर हंसे बिना नहीं रह सकी, मुझे लगता है कि तुम ही वो हो जो शादी का प्रस्ताव रखती हो, वो नहीं। मैं उतनी अच्छी नहीं हूं जितना तुम मुझे बता रही हो। बिना किसी हिचकिचाहट के लॉन कोनकोंग ने कहा, बिल्कुल। आप मेरे दिल में सबसे आदर्श देवी हैं। चिंता मत करो, मैं कल तुम्हारे साथ चलूंगा। हमें क्या तैयारी करनी है? क्या हम आज ही तैयारी कर लें? हैप बेन का आकर्षक चेहरा खिल उठा, ठीक है। बाद में तुम जाकर कुछ फल और सूखे मेवे खरीद लेना। हालांकि हम एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाते हैं, फिर भी हम अपने मेहमानों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मेरे सभी सहपाठी अच्छे हैं। लगभग 1 दर्जन लोगों के आने की उम्मीद है। उनमें से ज्यादातर लड़कियां हैं और हाँ, कुछ लड़के भी हैं। ठीक है, मुझ पर छोड़ दो। मैं अभी आता हूँ। मुझे एक लिस्ट दे दो, बताओ क्या खरीदना है। जब तक लॉन कोनकोंग स्पिरिट फनेस अकादमी लौटा तब तक रात हो चुकी थी। उसकी बड़ी बहन और भाई अपनी साधना शुरू कर चुके थे। तुम इतनी देर से क्यों लौटे? उसकी बड़ी बहन ने चिढ़ाते हुए मुस्कुराते हुए पूछा। लॉन कोनकोंग हंसा, मैं अपने भाई जितना आलसी नहीं हूँ। मैं मेहनती और मितव्ययी हूँ, इसे मन की साधना कहते हैं। लॉन डांग ने अपनी आंखें खोली, बकवास बंद करो, अब अपनी साधना शुरू करो, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। रुको रुको, लॉन कोनकोंग ने जल्दी से हाथ हिलाया, मैं कल तुम लोगों के साथ दादाजी के घर नहीं जाऊंगा। मुझे छुट्टी नहीं मिल पाए, कल दुकान में बहुत काम होगा। अगले हफ्ते क्या होगा? मैं अगले हफ्ते जाऊंगा। लॉन डांग उसे अप्रसन्न नजर से देखने से खुद को रोक नहीं सका, तुम्हें क्या हो रहा है? लॉन कोनकोंग ने अपने होंठ भींचे और कहा, कल हो सकता है कि प्रेमी युगल आपस में भिड़ जाएं। मुझे अपनी देवी की रक्षा करनी है, मैं किसी को भी ऐसा मौका नहीं दे सकता। प्यारे भाई, प्यारी बहन, अगले हफ्ते, बिल्कुल अगले हफ्ते। अंत में उसका चेहरा चापलूसी से भर गया।
लिंग मेंगलू अपने आश्चर्य को व्यक्त करने से खुद को नहीं रोक सकी। मैं वास्तव में देखना चाहती हूँ कि आपकी ये देवी कैसी दिखती है, उसने आपको इतना मंत्रमुग्ध कर दिया है। गर्व से लॉन कोनकोंड ने कहा, कभी भी रिब राइस खाने आ जाओ मेरी देवी। बेशक,